ईशा फाउंडेशन में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपके यहाँ वॉलंटियर्स ज़्यादा हैं, ईशा फाउंडेशन पे एलिगेशन ज़्यादा है। तो ये एक नैरेटिव की वॉर है। 2013 से लेके 2025 तक शायद ही कोई साल है जिस साल महाशिवरात्रि के ऊपर कोई केस ना किया गया। मैं हरियाणा में एक छोटी सी जगह भिवानी से हूँ। हरियाणवी स्वामी हरियाणा का आदमी ब्रह्मचारी। कौन से बैच में थे आप? आए कैलकाटा? मैं हूँ कैलकाटा, 2006 बैच में था। चैनल वी ने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप टीवी शो के लिए आ जाइए। वहाँ टीवी शो में मिले मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग, अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं वो। कौन कौन मिला आपको वहाँ पे? तन्मय वॉज देयर इन द शो, अपार शक्ति। अरे अपार शक्ति खुराना। हाँ। सदगुरु ने आपको ब्रह्मचारी बना दिया, हाँ। बट सदगुरु ने अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य कोई सजाए काला पानी है। देखो, पहली बात तो बिकॉज वी आर स्माइलिंग, आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम स्माइलिंग, इट डजंट मीन वी आर नॉट बीइंग हैरेस्ड। अब आपने एक वेब सीरीज बनाई जिसका नाम आपने रखा आश्रम, और आपने वहाँ पर दिखाया कि वहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है कि अगर आप किसी का काम खराब नहीं कर सको तो नाम खराब कर दो। द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम, नमस्ते। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्वामी सुखदा हैं हमारे गेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इनकी। इन्होंने IIM से पढ़ाई की है, फार्मर सुसाइड पे स्टडी किया है, वेंचर कैपिटल फंड ज्वाइन किया, उसके बाद टीवी भी किया, थिएटर भी किया, राइटिंग भी की। लेकिन ये सब के बाद अब पिछले 8 साल से ये ईशा फाउंडेशन में मंक हैं, ब्रह्मचारी हैं। आज के पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं इनसे, कल्चर के बारे में बात हुई है, ईशा फाउंडेशन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस के बारे में भी खुल के बात हुई है। इसलिए इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। सो प्लीज वेलकम स्वामी सुखदा। नमस्कार स्वामी। नमस्कार रौनक भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बताइए। मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि एक पार्ट टाइम एथिस्ट, फुल टाइम लेफ्टिस्ट या फुल टाइम एथिस्ट पार्ट टाइम लेफ्टिस्ट, क्या बोलूं मैं? फुल टाइम एथिस्ट, पार्ट टाइम लेफ्टिस्ट। अच्छा, ये सही है। सो फुल टाइम एथिस्ट, पार्ट टाइम लेफ्टिस्ट। IIM से पढ़ने के बाद मल्टीनेशनल में काम नहीं करना है, फार्मर सुसाइड के केस को अच्छे से समझना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है, फिर थिएटर, राइटिंग, टीवी, एडवर्टीजमेंट। आज जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आपने 10-12 साल 15 साल पहले उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। फोटोज होता है, स्क्रीन पर आ रही हो, इतने आर्टिकल्स आपके उस टाइम पे आते थे, सब कुछ सही चल रहा है। फिर अचानक से एक आदमी 10 साल गायब हो जाता है। फिर जब वो मिलता है तब वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन में एक मंक है, एक स्वामी है, एक ब्रह्मचारी है। ये ऐसी वाली जो जर्नी है, प्लीज़ पूरा जानना चाहेंगे, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और शुरू से बताइए आपका क्या जर्नी रही। नहीं, सब कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, पर हाँ, मतलब डायरेक्शन तो यही रही है शुरू से। अगर शुरू से लें तो बचपन, जैसे कि मैं हरियाणा में एक छोटी सी जगह भिवानी से हूँ। हरियाणवी स्वामी हरियाणा का आदमी ब्रह्मचारी? नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं है, अक्सर हमने हाँ, मैं भिवानी में जैसे क्या है कि या तो लोग बॉक्सर होते हैं या फिर लोग रेसलर होते हैं। ऐसा नहीं है सारे, बट लॉट ऑफ रेसलर्स, लॉट ऑफ बॉक्सर्स कम फ्रॉम भिवानी। जो दंगल मूवी बनी है वो भी भिवानी से ही है। तो अगर आपका कान टूटा हुआ है तो आप रेसलर होते थे, नाक टूटी हुई है तो आप बॉक्सर होते थे। तो मैं एक विद्या भारती के स्कूल से शुरू की एजुकेशन, पूरी विद्या भारती से हुई है। एक सेकेंड, आप विद्या भारती से थे, तो ये पार्ट टाइम लेफ्टिस्ट कैसे हो गए? विद्या भारती में पढ़ने का ये अच्छा है कि आपके अंदर एक देश के प्रति समर्पण काफ़ी आता है कि आपका इंट्रोडक्शन, चाहे आप विवेकानंद से बात करें या आप दयानंद सरस्वती जी का नाम लें या फिर भगत सिंह की बात करें, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, आपके अंदर पेट्रियोटिज्म, आपके लिए डिवोशन टुवर्ड्स योर कंट्री, आपका ये फीलिंग कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, बहुत स्ट्रांगली रहता है। तो वो बचपन में था। मेरे ख्याल से शुरू के 8-10 साल तो वहाँ पे सभी के सभी ऐसे होते हैं कि आर्मी में ही जाना है, और ख़ासतौर पर हरियाणा में तो वो है भी। तो हमारी भी यात्रा वैसी ही थी। पर फिर थोड़ा आप साइंस पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, थोड़ी समस्या होने लगती है, आपको लगता है आप टीचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। फिर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा इरेवरेंस आने लगता है, फिर आप मंदिर जाना बंद करते हैं। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज पहुंचते हैं, जैसे मेरे केस में मैं जब कॉलेज पहुंचा तो आप लिटरेचर पढ़ते हैं, और बहुत सारा उस टाइम पे चेखव की किताबें बहुत सस्ती होती थी, क्योंकि इंडिया रशिया का रिलेशन, तो चेखव पढ़ा हमने। फिर उसके बाद आपने थोड़ा दोस्तोस्की पढ़ लिया, फिर वो पूरा लेफ्टिस्ट लिटरेचर है, और फिर आपके मन में सवाल आते हैं कि अरे यार, ये तो सब बिलीफ वगैरह जो है, ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। मंदिर क्यों जाना है, आपको सर क्यों झुकाना है,
तो फिर वो सवाल के अंदर आपको लगता है कि अरे यार ये सब तो ऐसे ही बस बता दिया है, सदियों से बोलते आ रहे हैं, और आप अपने परिवार को, अपने माता पिता सभी को ऐसे देखते हैं कि ये तो पुराने दिनों के लोग हैं, ये सब का कोई रेलेवेंस है नहीं आज में। तो वहाँ से लेफ़्ट की जर्नी थोड़ी शुरू हुई। मुझे लगा नहीं था इतनी दूर जाएगी, पर हाँ, वहाँ से शुरू हुए। तो किताबें बहुत पढ़ी, पर एक किताब थी जो मेरे साथ हमेशा रही, वो थी स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी। ओके। मेरे को स्वामी विवेकानंद बहुत पसंद आए, और उनका एक इंसिडेंट था जो कि उनका रामाकृष्णा परमहंस जी के साथ है, कि वो जब जाके पहली बार उनसे मिलते हैं, वो उनको गुरु नहीं मानते हैं, वो बस जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हाँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तो अभी दिखाता हूँ। और वो उनकी छाती पे पैर रख देते हैं, और अपेरेंटली स्वामी विवेकानंदा, ही वॉज नॉट स्वामी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, और उनको एक बहुत ज़बरदस्त समाधि और जो भी अनुभव रहता है। अब वो बहुत लॉजिकल व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंदा। वो जो भी काम करते हैं, चाहे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो काफ़ी प्रभावशाली हैं। जो वो गीत गाते हैं या पढ़ाई करते हैं, सब में उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लॉजिक है। पर यहाँ पर सब लॉजिक बिखर जाता है और यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है, और वो कहते हैं कि अब आप बताइए कि किस दिशा में जाना है। और अगर आपने थोड़ा मतलब अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, तो परिवार छूटता है गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, पर एक दिशा में जाने लगते हैं कि आध्यात्म की दिशा में जाने लगते हैं। फिर उन्होंने जो भी किया, तो वो मेरे साथ हमेशा रहा, वो किताब मेरे साथ हमेशा रही, पर अध्यात्म की तरफ कोई रुचि नहीं थी। ठीक है। विवेकानंद बहुत पसंद थे। वो एक किताब लेकर फिर आप और आगे बढ़े, तो मतलब लेफ्टिस्ट की तरफ थोड़ा यात्रा किताबों से शुरू हुई। इनटू द वाइल्ड करके बाद में एक मूवी भी आई, इनटू द वाइल्ड करके एक किताब थी, जिसमें एक व्यक्ति सोसाइटी छोड़ के जंगल में रहने चला जाता है, बहुत पसंद थी मुझे। एक हरमन हेस की किताब है सिद्धार्था, जिसमें कि एक व्यक्ति यात्रा पे निकलता है कि मुझे खोजना है, और बुद्ध से भी मिलता है और बुद्ध के साथ भी नहीं रुकता, और वो भी एक यात्रा पे निकल जाता है। तो ये सब किताबों ने बहुत प्रभावित किया, तो ये हमेशा साथ रही। ठीक है। यहाँ से जब निकल कर मैं पहली जॉब, और मेरे ख्याल से शायद वो IIM से पहले वाले दिनों की बात है, इन्फोसिस पहुँचे, तो ये बहुत दिल में था कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा भी था कि सर्विस और पूरा आपका बैकग्राउंड रहा है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमेशा रही। तो मैंने जब इन्फोसिस ज्वाइन भी किया, तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ करना है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए है। तो इन्फोसिस में ठीक है आपको जॉब मिली है, पर मैं उसके बाद काफ़ी सारी NGOs के साथ काम करने लगा। मैं 1-2 साल तो घर भी नहीं आया था। तो एक बैंगलोर में एक स्लम होता था, वहाँ पे स्लम में पढ़ाते थे बच्चों को। फिर एक ब्लाइंड स्कूल था समर्थनम करके, वहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर एक स्पैस्टिक सोसाइटी थी, आप वहाँ पे स्पैस्टिक किड्स के साथ काम करते थे। फिर एक ऑर्फनेज था, वहाँ पे जाते थे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़। तो ये IIM के बाद हुआ है सब? ये सब IIM से पहले की बात। अच्छा, IIM से पहले की बात। पर यहाँ पे लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस इतना नहीं था एक्चुअली, सच बताऊँ तो। सिर्फ आपने लिटरेचर में पढ़ रखा है, आपको ये पता है कि मंदिर नहीं जाना क्योंकि भगवान आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है। सेवा कर सकते हो, आप एक अच्छे इंसान बनिए, आप देश के लिए कुछ करिए, आप आसपास ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करिए, और यही जीवन है। इसी दिशा पे थे। और उसके बीच में एक घटना हुई कि सुनामी 2004 की बात है। 2004 दिसंबर में सुनामी की दुर्घटना हुई थी साउथ में ही जी। तो मैं क्योंकि बहुत सारे NGOs के साथ ऐसे काम कर रहे थे, तो मैंने कुछ कहते हैं फंड रेज़ किया, और कुछ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं सामान वगैरह लेकर पहुंचा नागापट्टनम। अब वो नागापट्टनम में जब पहुंचे, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई कुछ अच्छे लोग थे काफ़ी, पर उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग था। कि उनका था कि आप एज एन NGO ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते सोसाइटी में। आपको अगर डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आपको सरकार के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि सरकार ये काम करे जो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा लॉजिक तो एकदम सही है, सरकार को करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो पर उनका देखने का नज़रिया ये था कि आप सरकार को ज्वाइन करिए, आप सरकार पे प्रेशर डालिए। तो वहाँ से फिर थोड़ा एक्टिविज़म के बारे में पता चला। तो उनका था कि देखिए, पहले एक शख्स हुए हैं चे गुवेरा, तो मोटरसाइकिल डायरीज़ किताबें बहुत पढ़ी हैं मैंने। तो मोटरसाइकिल डायरीज़ पढ़ी, फिर समझ में आया कि अच्छा सोशलिज्म करके होता है। फिर मार्क्स की बुक थी, फिर एंजल्स की बुक थी। तो आपको फिर मतलब सब कुछ समझ में आया कि देखिए पूरा सोशलिज्म होता है, एक यूटोपिया है जहाँ पर कि आप अपनी फैमिली के लिए नहीं परेशान, आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए चिंतित हैं। तो पूरा वो कम्युनिज्म का जो आइडिया है, तो वो थोड़ा सा उस तरफ फिर घुसे।
उधर घुसे तो फिर आपने एनजीओ छोड़ी, फिर आपने स्लम में जहाँ पढ़ाते थे जो हॉल था उस पर ताला लगाया, जहाँ आप ब्लाइंड स्कूल जाते थे वहाँ पे जाना बंद किया। आपने कहा पॉलिसी होनी चाहिए ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, मैं क्यों पढ़ाऊँ। फिर आपने कहा स्पेस्टिक किड्स का मैं क्यों ख्याल रखूँ, आप बनाइए लोग जो इनका ध्यान रखेंगे। तो वो थोड़ा सा एकदम शिफ्ट आया। तो फिर तकरीबन अगले 8-10 महीने 1 साल उनके साथ काम किया। पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, कैसे प्रेशर डाला जाना चाहिए, एक्टिविज़म क्या होता है। तो ये एक यात्रा रही थोड़े समय तक। फिर IIM हुआ, कब हुआ? कौन से बैच में थे आप IIM कैलकाटा? IIM कैलकाटा 2006 बैच में था। पर IIM की यात्रा भी इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं इन लोगों से थोड़ा डिसिल्यूजन हो गया। अच्छा। क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत गुस्से में रहते थे। और मुझे ऐसा कोई शौक़ था नहीं सरकार से लड़ने का। मतलब आप समझ रहे हैं कि मुझे क्रांतिकारी नहीं बनना था, मुझे चे गुवेरा नहीं बनना था। मुझे लगता था कि यार ये मुसीबतें हैं, ये परेशानियां हैं, सॉल्व कर दी जाए। पर वहाँ पे ये था कि नहीं, ये सरकार ही सॉल्व करेगी। तो मुझे ऐसा उसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंस, या ये समझिए कि मुझे लगा कि ये चीज़ें सिर्फ लड़ाई की तरफ लेकर जाएंगी, इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। पर फिर मुझे लगा कि मुझे पता भी नहीं है। सच में ये भी है कि आपको बहुत इतना जल्दी सब कुछ समझ भी नहीं आता है। तो अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता है, पर उस समय तो ऐसा लगा कि अरे मुझे पता ही नहीं है, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग आप दिखाते हैं कि ये इलेक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो राइट्स हो रहे हैं वो क्या है, पूरा ये सब पब्लिक स्क्रीनिंग होती थी। तो मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ पूरे दिल से, पर इतना जल्दी आपने इस सब में घुस गए हो बिना पूरा जाने की हो क्या रहा है। तो फिर मैंने कहा मुझे और जानना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये तो ठीक है, आपने मुझे समझा दिया कि कम्युनिज्म सोशलिज्म क्या होता है, कुछ किताबें पढ़ ली और आइडियलिस्टिकली बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकल दुनिया अलग है। प्रैक्टिकल दुनिया में तो सब जगह कॉर्पोरेट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट में क्या होता है। तो फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू कितना परसेंटाइल है आपका? परसेंटाइल था मेरा 99.59। पर वो उतना अच्छा नहीं होता है, वो उतना अच्छा नहीं होता है IIM जाने के लिए, क्योंकि आपके 99.98 पे रह जाते हैं। पर मेरा 99.9 था। अच्छा। 2 बार मिला के। अच्छा। 2 अटेम्प्ट मिला के था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इस कैट के गले में मुझे तो घंटी नहीं बांधनी। एनीवे, मेरी जर्नी नहीं आपकी सुननी। पर मेरा इंटरव्यू काफ़ी, अभी मतलब याद कर रहा हूँ, अभी तो याद आ रहा है कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब आप कैंपस ज्वाइन करते हैं तो टॉप 20 जो होते हैं उनको एक स्कॉलरशिप होती थी, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। उसके लिए अंदर अभी तो बहुत साल हो गए, कुछ 2008 17 साल हो गए, पर हाँ मुझे याद है कि तो उसमें मेरा भी एक नाम था। तो मेरे ख्याल से ज्वाइन किया तो 15th रैंक था, जो कि मेरे कैट परसेंटाइल पे नहीं आया होगा, शायद इंटरव्यू की वजह से आया हो। तो हाँ, तो ये भी एक छोटा सा जर्नी रहा। तो फिर IIM पहुँचे, IIM में एंट्री हुई 2006 में। सो IIM में कैसा था ओवरऑल 2 साल? देखो IIM जब पहुँचे तो मेरा तो यही था कि आपका एथिज्म आपके साथ चल रहा है, आपने झुकना सीखा नहीं है, आपके मन में कोई डिवोशन नहीं है किसी के लिए, बट आपको ये पता है कि ह्यूमैनिटी की सर्विस is something which appeals to me. So that was always there within you? That is always there. That is the core. I still feel it's very important part of one's life. कि taking care of others, taking care of everybody is very important. मतलब it's not like कि तो वॉलेंटियरिंग जो है वो तब से चल रहा है। वॉलेंटियरिंग का शब्द ही नहीं पता था मुझे, तब से वॉलेंटियरिंग चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बचपन से ही आपके आसपास जो भी हैं, उसके बाद भी चाहे थिएटर है या फिर अभी कुछ भी जो भी किया है, वॉलेंटियरिंग हमेशा रहा है। तो IIM में पहुँचे तो पहला मुझे था कि IIM के अंदर जाते ही आपके जो सीनियर होते हैं, मेरे ख्याल से IIM के काफ़ी लोग नाराज़ होंगे ये सब बोलने से, और मेरे ख्याल से इसके बाद थिएटर वाले और कंटेंट क्रिएटर भी कुछ नाराज़ हों, पर मैं बता देता हूँ साफ साफ। उसमें अब जब IIM पहुँचे तो IIM में बहुत प्रेशर है कि आपको बहुत हाई पेइंग जॉब लेनी है। ठीक है। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब आप अभी नहीं पता कैसा है, पर मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा बदला नहीं होगा, क्योंकि आपके सब लोग जो हैं वो अचीवमेंट से पहुँचे हैं कि बहुत कुछ अचीव किया है और आगे जीवन में बहुत कुछ और अचीव करना है। तो वहाँ पे एक अलग तरह का पीयर प्रेशर रहता है कि आपको बेस्ट जॉब लेनी है। बहुत सारे लोग टॉप करके आए हैं, तो आप हमेशा पूरे जीवन में टॉप पर रहे हैं। अब आप वहाँ पर पीछे हो जाएंगे तो आपको दुख होता है। आपको एक कंपनी में नौकरी चाहिए, आपने एस्टेब्लिश कर रखा है कि अच्छा मुझे HUL, PNG, मैकेंजी, iBank इसमें जाना है। मुझे पता नहीं आज की क्या है, ये हमारे समय पे होती थी। अगर आपको उसमें आपको जॉब नहीं लगती है, मैंने देखा अपनी आंखों से, लोगों को रोते हुए देखा है
कि ये मेरा ड्रीम था और मैं नहीं फुलफिल हुआ। तो जब हम पहुँचे तो यही था कि आपको आई बैंक्स बहुत बड़े होते थे उस समय पे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सिर्फ एक चांस मिलेगा, आपको एक इंटर्नशिप होती है, फिर आप फाइनल जॉब ऑफर होता है। सो आपने की थी इंटर्नशिप? हाँ, तो वही तो मैं जब पहुंचा था तो सबका ही था कि आपको इंटर्नशिप में आपका बेस्ट देना है, आपको इंटर्नशिप में आई बैंक निकालना है। स्लॉट ज़ीरो बोलते थे उसको, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ, तो डे ज़ीरो होता था, सॉरी, डे ज़ीरो पे आपको पहला जॉब ऑफर निकालना है। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो मैंने बहुत आराम से बोला कि देखिए, ये बहुत विनम्र निवेदन है, मुझे इस सब से निकलने दीजिए, मुझे आपकी इस रेस में नहीं दौड़ना है, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे देखना है कि जीवन क्या है। तो मुझे उस समय पे जानना था, उस समय पे फार्मर सुसाइड्स काफ़ी हो रहे थे देश में। विदर्भा रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें कि ये नागपुर के आसपास, वर्धा, यवतमाल, पता नहीं आप उधर गए हैं कभी? जी, ऑफ कोर्स। बहुत ज़्यादा समस्या थी उस समय पे। तो मैंने कहा मुझे फार्मर सुसाइड के बारे में जानना है। जब मैं इकोनॉमी समझने ही निकला हूँ, तो मैं इकोनॉमी जानना चाहता हूँ कि कैसे एक इकोनॉमिक रीज़न से एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सुसाइड कर रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने इंटर्नशिप से ऑप्ट आउट किया और फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी जो मुझे सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए होता है। और उन्होंने सर्टिफिकेट के साथ शायद 5,000 रुपये भी दिए महीने के। तो मैं फिर वर्धा की तरफ रवाना हुआ था और वहाँ पे उस एरिया में रहा मैं। कुछ 47, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जी। सुबह 10 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते। आप गर्मी में, मतलब आपको, अगर आप बाइक चलाते हैं उस गर्मी में, तो आपका शरीर कांपता है। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पे बिताए 2-2.5 महीने। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब जैसे अब आपको थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, बट मैं वहाँ पर गया जैसे, तो मैंने बोला कि यवतमाल करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पांडरकौड़ा करके गांव है, उसके आसपास और गांव हैं, कि आप जाइए और मिलिए फैमिली से कि क्यों फार्मर सुसाइड हो रहा है और फैमिली में कितने लोगों ने सुसाइड किया है। तो वहाँ पे एक गांव था, उस गांव के अंदर तकरीबन कुछ 24 या 25 सुसाइड हो गए थे और कुल मिलाकर 30 फैमिली थी। तो फिर मैंने कहा एक बार जाकर मिलते हैं कि हो क्या रहा है। कि एक तो इकोनॉमिक रीज़न है जो कि लोग बता रहे हैं, फिनेंशियल डेट रीज़न है, पर एक बार आप समझिए तो सही फैमिली से कि सिचुएशन क्या है। तो वहाँ पर गया तो मुझे याद है कि एक फैमिली थी जिसके अंदर की 3 मेल मेंबर्स कमिटेड सुसाइड। ओके। तो मैं उनसे मिला, जो ब्रेड अर्निंग सिर्फ एक महिला थी। उन्होंने बताया कि देखिए, और आप समझिए कि मतलब पेन इस हद तक जा चुका है कि शी इज़ वाइल टेलिंग दिस ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बहुत भावुक होकर बता रही है, उन्होंने एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट बताया कि देखिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था, यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ ने सुसाइड किया था, यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ ने सुसाइड किया था। हाँ, शायद हो सकता है हस्बैंड ने यहाँ किया हो, फादर इन लॉ ने यहाँ किया हो, ऐसे करके। तो मैंने पूछा कि अच्छा, अब आप, और उनके घर में अभी 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, एक वो स्वयं है और एक उनकी सासू माँ है। तो ये 4 लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, आप अभी कैसे रहते हैं, अभी तो आपके मेल मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं रोज़ काम करती हूँ, सुबह 3 घंटे काम होता है, शाम को 4 घंटे काम होता है, तकरीबन 7 या 8 घंटे काम होता है। तो रोज़ जो इनकम आती है उससे घर का खर्चा चलता है। तो मैंने कहा कितने रुपए मिलते हैं आपको? तो उन्होंने कहा 20 रुपये रोज़ के मिलते हैं। तो आप ये देखिए, 20 रुपये में वो औरत 4 लोगों का रोज़ का खाना का इंतज़ाम करती है। और अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाती है या कोई भी समस्या हो जाती है, वो चारों लोग भूखे सोएंगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल थे। तो मैं वहाँ से जब वापस आया तो मैं कहीं न कहीं पे ये समझ चुका था कि बहुत बड़ी समस्या मुझसे नहीं होगा और मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊँगा या परेशान हो जाऊँगा, और मैं बहुत जज करने लगा था। मतलब आप वापस आते हो कैंपस में, आप देख रहे हो सभी के सभी कोई इस बात पे खुश है, किसी का पीपीओ है, कोई 5 स्टार में जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये किस दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। तो आपके रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होने लगते हैं आपके घर वालों से। राइट। तो मैंने कहा यार, ये तो अब देखो गलत हो रहा है। एक 1.5 महीना लिया मैंने कहा कि देखो अभी बहुत इस दिशा में चले गए। ऊपर से मेरे घर से फ़ोन आते थे, मेरे पिताजी कहते थे कि भाई घर में भी बहुत गरीबी है। तो तुम कहाँ संसार में ढूंढ रहे हो, तुम बताओ यहाँ पे हमने बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं है गरीबी थी, पर वो भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं है। दादाजी पार्टीशन के बाद आए हैं, उन्होंने साइकिल चलाई है, तो उससे निकला है पूरा परिवार। फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो आप समझते हो। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। तो उनका बहुत वो था कि यार देखो ऐसा मत करो,
देख लिया हमने, तुम बुढ़ापे में करना या बहुत पैसा कमा लो तो थोड़ा डोनेट कर देना, ये सब में कहाँ पूरा जीवन कहाँ घुस रहे हो, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने जैसे इंटर्नशिप नहीं की मैं शायद फाइनल जॉब में भी ना जाऊं, जो कि मेरी विचारधारा भी वही थी कि कुछ और करेंगे। पर फिर वो सब के बाद मैंने कहा अच्छा चलो तुम नॉर्मल देखते हैं कि क्या चल रहा है जीवन में, उस हिसाब से चलते हैं। फिर आईएम के बाद आईएम के बाद फिर हुआ ये कि आईएम के अंतिम दिनों में मैं ऐसी कुछ थोड़ा अपना थिएटर से कनेक्ट काफ़ी रहा है, मुझे कहानियाँ पढ़ी बहुत है, लिटरेचर बहुत पढ़ा था, कहानियाँ सुनाने का भी थोड़ा शौक था। तो उस समय पे ये 2007 की बात है, ऐसे ही कुछ कॉलेज में था तो मैंने कुछ परफॉर्म किया, एक स्टैंड अप था कुछ, मुझे याद भी नहीं, और वो थोड़ा सा वायरल हो गया था उस समय पे उसके 100,000 व्यूज़ बहुत बड़े थे, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब आया ही शायद 2006 में था। ठीक है, चैनल वी कहीं से उन्होंने मुझे रीच आउट किया, मैं कहीं मिला, उन्होंने बोला कि एक टीवी शो हो रहा है आप आएंगे उसमें। और क्या था कि मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट था, ठीक है, और कॉलेज में ऐसा रहता है कि अगर आपको इतनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, नहीं तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर F मिल जाएगा, आपको 3 F मिले तो आप कॉलेज से बाहर चले जाओगे। तो आखिरी टर्म था, चैनल वी ने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप टीवी शो के लिए आ जाइए। और मैं थोड़ा वैसे ही सोच रहा था कि अरे यार जीवन में आगे करना क्या है, कॉर्पोरेट का तो बहुत मन था नहीं, NGO में आप घर वाले बहुत नाराज़ हैं कि आप उधर जा रहे हो, बहुत इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वो सब। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये देखते हैं कि क्या है, ये टीवी शो करके आते हैं। तो मैं बिना बताए सबको टीवी शो करने चला गया, कैंपस में बिना बताए प्रोफेसर वगैरह किसी को। ठीक है। वहाँ टीवी शो में मिले मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग, अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं वो। कौन कौन मिला आपको वहाँ पे? टीवी शो में उस टीवी शो में मेरे साथ थे दो नाम तो मुझे पता नहीं है, बाकी लोग कितना हो सकता है, बाकी लोग भी बहुत बड़ा कर रहे हो, पर 2 नाम तो मुझे पता है, क्योंकि रिसेंटली एक से तन्मय भट्ट, ओके, तन्मय से, ठीक है। तन्मय वाज देयर इन द शो। देयर वाज अनदर गाय हु रिसेंटली समबडी टोल्ड मी, अपार शक्ति, अरे अपार शक्ति खुराना, हाँ, अपार शक्ति खुराना, वो यहाँ पे फिर थिएटर में भी मुझे मिले थे। तो ये 2 लोग तो याद है मुझे, और भी थे कुछ लोग थे। तो हम वो टीवी शो किया और फिर मुझे समझ आया कि टीवी तो कभी नहीं करना। तो पर वो एक और चीज़ देखी उसके बाद तो मतलब अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी कि क्या नहीं करना है। हाँ, मेरे ख्याल से मेरी यात्रा ये रही कि आप एक दिशा में गए, आपने देखा कि इस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, वहाँ पहुँचना है नहीं पहुँचना, आप निर्णय लो और आप वापस आ जाओ अगर वहाँ पे नहीं जाना। ठीक तो है। और मेरे को एक अजीब सा ये था कि कुछ अंदर था कि ढूंढना है। ठीक है। ये सवाल थे कि करना क्या है, जीवन क्या है, क्या इस दिशा में जो लोग गए हैं क्या उन्होंने कुछ ढूंढा है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे उसमें अलग अलग डायरेक्शन में गया। तो मैं वापस आया तो मुझे जब भी याद है कि आप मेरे को डीन ने बुलाया और कहा था कि भाई तुम पहले प्रेसिडेंट होगे जो कि इस कॉलेज से बिना डिग्री के निकाले जाओगे। क्या किया तुमने अटेंडेंस का। पर फिर हो गया, डिग्री मिल गई। तो तन्मय भट्ट को आपने वो टीवी शो पे मिले थे, फिर हाँ। मंक बनने के बाद आप तन्मय को मिले वापस? अभी मिला मैं, मतलब बहुत ही मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दोबारा तन्मय से मिलूंगा उसके बाद। हाँ। तन्मय की मदर मिली मुझे आश्रम में, और सदगुरु एक कैंपेन कर रहे थे सेव सॉइल। तो फिर एक्चुअली मैं मेरे ख्याल से एक और पॉडकास्टर है रणवीर अलावादिया करके, यस। तो वो कुछ इंटरव्यू करने आए थे सदगुरु के। तो ही सजेस्टेड के बहुत सारे लोग हैं जो कि सदगुरु का इंटरव्यू कर सकते हैं, और ही सेड के आई कैन स्पीक टू तन्मय भट्ट। तो मैंने कहा अरे तन्मय को तो मैं जानता हूँ। तो मैंने तन्मय को मैंने उससे नंबर लेके मैसेज किया, कह रहे तन्मय कुछ 12-14 साल हो चुके हैं, तुम्हें अगर याद हो तो हमने एक टीवी शो इकट्ठे किया था। और तन्मय का इमीडिएटली रिप्लाई आया कि नाम पुराना नाम लेके, भाई कहाँ हो, कैसे हो, और मेरी मदर जो है वो आती हैं आश्रम। ओके। तो फिर मैं उसकी मदर से मिला, बात हुई क्योंकि वो आश्रम में ही आई हुई थी। तो फिर उसके बाद फिर तन्मय भी आया। तन्मय ऑल्सो हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सदगुरु। ग्रेट। मुझे याद है किसने कमेंट किया था, कोलैबोरेशन वी नेवर एक्सपेक्टेड। तो पर बहुत अच्छा था, वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल। बहुत अच्छे से उसने, मतलब 15 साल बाद पहचाना भी। तो नाइस। सो फिर वहाँ से आपकी थिएटर की जर्नी चालू हुई? नहीं, यहाँ से आईएम के बाद मैंने, क्योंकि घर वाले भी बहुत परेशान थे और सभी थे, और लोन भी आ जाता है, आप आईएम से पढ़ते हो, तो मुझे भी था कि यार यात्रा पे तो निकलेंगे, जो भी यात्रा चल रही है, पर ये लोन किस तरह से चुकाया जाए। तो फिर एक अभी तो शायद बहुत पॉपुलर हो गया, उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट होता था वेंचर कैपिटल फंड का। ठीक है। तो मेरा कॉर्पोरेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन एक वेंचर कैपिटल फंड के लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसमें स्टार्टअप कल्चर इतना ज़्यादा था नहीं, बट वेंचर कैपिटल फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह का, आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट इक्विटी है। और उस टाइम पे ये भी था कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब थी इंडिया में।
तो कैंपस से मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट जॉब रही होगी। तो मैंने वो ज्वाइन की वहाँ पे चेन्नई में। पर 1-1.5 साल में मुझे लगा कि ये तो हो गया, ये भी नहीं करना अब। लोन उतर गया। मुझे अभी समझ में आया कि देखो, वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, मतलब अच्छा है, इनोवेशन है, पर वही था कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब वो मेरे लिए इंस्पिरेशनल उतना नहीं है ठीक है। कि आप करिए, बहुत अच्छा है, मतलब नॉट सेइंग कि दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट वो मुझे इतना इंस्पायरिंग नहीं करता कि मैं अपना पूरा जीवन लगा दूं। तो मुझे लगा कि ये सब नहीं है, तो चलो एक बार थिएटर की जर्नी करके देखते हैं। वो मेरे को याद है कि वो हमारे वेंचर कैपिटल फंड में मुश्किल से 10-15 लोग ही थे। तो एचआर का था कि अगर आप ऐसे वेंचर कैपिटल फंड छोड़ के थिएटर करने चले जाओगे तो आपको पता है आप कभी दोबारा वेंचर कैपिटल फंड की कोई कंपनी या कोई प्राइवेट इक्विटी में कभी दोबारा एंटर नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा अगर मैं एक बार छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं दोबारा आना भी नहीं चाहता हूँ इस दिशा में। तो वो तो मुझे ऐसा है ही नहीं कि मुझे वापस आना होगा। ठीक है। पर वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, वो फंड चेन्नई में था और हमारे इस ग्रुप में 8-10 लोगों की जो कंपनी थी, उसमें एक आदमी था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत शांत रहता था और वो एक गुरु के पास जाता था और ध्यान करता था। ठीक है। तो मुझे उसको तंग करने में बहुत मज़ा आता था। तो क्योंकि वो गुस्सा भी नहीं होता था, वो नाराज़ भी नहीं होता था। और आपके अंदर का लेफ्टिस्ट और एथिस्ट उसको परेशान करता था। एक्चुअली हाँ, है ना? मैंने बहुत मजाक उड़ाया उसके गुरु का और उसका कि भाई किन चक्रों में पड़े हो ये, तुम हो बहुत प्यारे इंसान, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, पर ये कौन सी गलियाँ है, कहाँ तुम गुरु चेला, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, नहीं होता ये सब तो फ्रॉड बातें हैं। और खूब टांग खींचते थे और किया अच्छे से। तो वो बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि मुझे लगा कि यार ये बढ़िया है वो, और वो सद्गुरु ओह अच्छा। तो मुझे एक बार को तो लगा, मैंने पूछने ही वाला हूं मैं। तो वो सद्गुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रखा था उन्होंने, वो मेडिटेशन करते थे। तो पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जाऊं ईशा फाउंडेशन या इनर तो अभी इंजीनियरिंग उनका करूं। कॉल आया आपको विद सेम डायलॉग कि नहीं, क्या अभी तो- चक्कर में पड़ गए गुरु चेला? तो अभी तो काफी समय उनसे बात नहीं हुई। Like that was first time when you heard about Sadhguru? आई हर्ड एंड आई डिसमिस्ड इट। It was in 2010, 2009 2009. 2009 अगस्त के अंदर मैंने बोला कि मैं रिजाइन करके थिएटर में जा रहा हूँ। मेरे को थिएटर को देखना है कि थिएटर क्या है, 2 साल 3 So साल देंगे। वेंचर कैपिटल फंड छोड़ा आपने चेन्नई में, देन वापस आप दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली नहीं आया, मैं कहीं और थिएटर समझने का, पढ़ने का प्लान था मेरा यूके में। पर हुआ ये कि मैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरा, 3 डिस्क स्लिप हो गई और मैं बेड पे था। तो मैंने कहा ठीक है, अभी यात्रा थोड़ी अब एक मोड़ आया है तो इसको आराम से बैठ के देखते हैं, थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने कहा नहीं आपको 3 डिस्क स्लिप हैं, आप कभी चल नहीं पाएंगे, आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है, डरा क्यों रहे हो इतना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे मित्र थे वेंचर कैपिटल फंड से, उन्होंने एक किताब भेजी मुझे और एक वीडियो भेजा। उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने वीडियो थे नहीं सद्गुरु के। तो मैंने वो वीडियो देखा। उसके अंदर सद्गुरु ने एक लाइन बोली जो मुझे अभी तक याद है। डीवीडी थी, डीवीडी का टाइटल था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करके। और सद्गुरु ने बोला कि इफ़ यू आर एन एथिस्ट, यू बिलीव गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यू डोंट नो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यू बिलीव। इफ़ यू आर अ बिलीवर, यू बिलीव गॉड एग्जिस्ट, यू डोंट नो गॉड एग्जिस्ट। ठीक है। और दैट स्टेटमेंट हिट मी सो हार्ड, क्योंकि आप जब एथिस्ट होते हो ना, आप एक प्राउड रहते हो कि भैया मैं बिलीवर नहीं हूँ। ये जो सब लोग हैं ना, ये भगवान में विश्वास रखते हैं क्योंकि ये कमज़ोर हैं, ये डरते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं एक प्राउड एथिस्ट हूँ। और सडनली आपको लगता है, आपको कहा गया कि आप, और बात एकदम सही है कि आपको थोड़ी पता है कि चाहे वो गॉड है या फिर क्रिएटर हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, आपने तो मान लिया है ना, तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि आपने मान रखा है। तो हिज लाइन वाज, व्हाई डोंट यू बी ऑनेस्ट एंड स्टार्ट द जर्नी सेइंग आई डोंट नो। राइट। मुझे लगा यार ये कितनी अद्भुत बात है, आई डोंट नो। और मैंने कहा कि हाँ सच में नहीं पता, और कितना कुछ नहीं पता। अब वो आई डोंट नो से अलग ही यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि एक किताब थी सद्गुरु की, मिस्टिक्स म्यूजिंग, जो उसने साथ में भेजी थी। अब मैं किताबें बहुत पढ़ता था और मैं 2 पेज के अंदर आंखें बंद हो जाएं और एकदम माइंड ब्लैंक। और ये ऐसा नहीं है कि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ कि कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है। कि
एक तो होता है ना कि आप भाई ठीक है, दूसरा व्यक्ति विश्वास करता है वो कर लेगा। So you are a hard nut to crack. हार्ड नट टू क्रैक। मेरी माता जी, जो हमारे पूरे परिवार में सभी लोग पूजा करके कुछ खाते थे, और मुझे कहती थी मेरी माँ कि हमारे घर में एक असुर का जन्म हो गया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट शब्द है उनके। तो पर मुझे बिल्कुल कोई विश्वास नहीं किसी गुरु में। मैं पहली बार किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और मेरा माइंड एकदम ब्लैंक चला जाता है। मैं वो किताब रखता हूँ, दूसरी किताब पढ़ता हूँ, मैं आराम से 4-5, मैंने कहा नहीं, दोबारा उठाओ, 2 पेज पढ़ता हूँ और मुझे लगा कि यार ये किताब बहुत खतरनाक है। ये जिसने भी लिखी है, या तो उस आदमी ने एकदम झूठ लिखा है, या उसने कुछ स्मोकअप करके लिखा है, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, और अगर जो लिखा है उसमें अगर 1% भी सच है, तो इस आदमी की तलाश में हूँ मैं, जाने कब से। तो मेरी टूटी हुई कमर के साथ मैंने योगा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कराया है। डॉक्टर ने कहा आप चल नहीं सकते, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे योगा प्रोग्राम करना है, और घर वाले बोल रहे हैं कि तुमने आज तक योगा नहीं सीखा है, अब अचानक से तुम्हें योगा प्रोग्राम में जाना है जब तुम्हारी कमर टूट चुकी है, कोई तो सेंसिबल बात किया करो। और मैं कह रहा हूँ कि आप समझ नहीं रहे हैं कि मैंने किताब पढ़ी है, मेरे को जानना है कि ये कौन है। और मैं नोएडा के पास ही था, और यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर दूर वो प्रोग्राम हो रहा था, सर्दियों की बात है। ठीक है। और 7 दिन तक रोज़ सुबह 6 बजे। कौन सा प्रोग्राम था? इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम था। ओके। अब वो 7 में 5वें दिन आपका इनिशिएशन होता है क्रिया में। अब मेरा वो इनिशिएशन का अनुभव इतना ज़बरदस्त रहा, मैं हर बार सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कोई, क्योंकि अब की तरह नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं। मैंने सिर्फ एक वीडियो देख रखा है और एक किताब पढ़ रखी है सदगुरु की, और मैं वहाँ पर दुनिया भर के डाउट हैं। मैंने आपका 20, 22, 25 साल का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, जब आपने हर चीज़ को नकारा है, आप मानने को ही तैयार नहीं हो, चाहे कोई भी आ जाए सामने। और वहाँ पे सदगुरु कुछ बोल रहे हैं, आप हर पॉइंट के ऊपर आप ढूंढ रहे हो कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या गलती है, आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, और आप इनिशिएशन के लिए जाते हो। वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पावरफुल है। क्या कहते हैं ना कि आपको, जैसे मैं अगर आपको कन्विंस करने लगूँ लॉजिकली कि भाई आपके 3 हाथ हैं, आप कहोगे कि यार, लॉजिकली एकदम प्रूव कर दूं कि देखो लॉजिकली रौनक ये है, तुम्हारे 3 हाथ हैं, साइंस ये कहती है, मैथ्स ये कहता है, लिटरेचर ये कहती है, देखो हर चीज़ कह रही है 3 हाथ है, पर आप कहोगे मेरे एक्सपीरियंस में तो 2 ही हाथ है ना। मैं कैसे मान लूँ कि आपका मैथ आपकी जगह, आपकी साइंस आपकी जगह, मेरे तो 2 हाथ हैं। मेरे लिए वो घटना घट गई। मेरा पूरा अपब्रिंगिंग, पूरा थॉट प्रोसेस, चाहे वो लेफ्टिस्ट के साथ रहा, चाहे वो लिटरेचर का रहा, हर चीज़ ये कह रही है कि ये सब बातें झूठ हैं। और मेरा अपना अनुभव ये कह रहा है कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ अजीब सा हो रहा है। आप चुप बैठे हो तो एकदम चुप हो। मैं वो जो इनिशिएशन हुआ उसके बाद का जो 1 हफ़्ता है, मेरे लिए एकदम वो 1 हफ़्ता इतना खूबसूरत गया कि मैं बस बैठा हूँ और बैठा हूँ, घंटों तक बैठा हूँ। अगर किसी ने कहा चलते हैं, तो ऐसे जैसे कि आप किसी एक अलग ही दुनिया में हो। तो मुझे वहाँ समझ में आया कि देखो कुछ तो बहुत पावरफुल है। सो कैन वी से ये थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत? बिल्कुल, बिल्कुल। इनर इंजीनियरिंग इन 2009 दिसंबर। पर वहाँ से ऐसा हुआ कि वो एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था मेरे लिए कि पूरा 2010 और 2011 बिगिनिंग थोड़ा सा थिएटर किया। थिएटर भी वहीं पे उसी समय थिएटर भी शुरू किया। पर वो पूरा 2010 में आश्रम जाना शुरू किया, और मैं 1-2 महीने आश्रम रहता था, फिर यहाँ पे आता था। यहाँ पे एक नाटक लिख रहे थे, और नए एक्टर, क्योंकि उस समय तो कोई जानता नहीं था, तो अपने नए लोगों से मिलना शुरू किया। दिल्ली में उस समय पे जो भी थिएटर कर रहे थे, धीरे धीरे मैं उन सबके साथ संपर्क कुछ में आया। पॉपुलर नाम भी थे शायद जो अभी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थिएटर पे आता हूँ। तो इसके बाद पूरा का पूरा 2010 और 2011 मैंने ईशा और थिएटर के बीच में ही बिताया सदगुरु के साथ। पूरा पर्सपेक्टिव बदल चुका है जीवन का। आपको किसी पे कोई गुस्सा नहीं आता, आपको लेफ्ट से कोई, उनको मुझे समझ नहीं आता वो किस बात पे इतना नाराज़ हैं। मतलब आपको ये समझ में आता है अब भी कि रादर अब और अच्छे समझ में आता है कि आप सबका ध्यान रखना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, पर आपको गुस्सा नहीं आता लोगों पे। आपको लड़ाई नहीं करनी है सबसे। आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपको बोलना है कि क्या बताइए ना, इकट्ठे क्या करते हैं। ठीक है। तो उस समय पे थिएटर में ये हुआ कि 1-2 प्ले लिखे थे मैंने, छोटे ही प्ले थे, पर उस टाइम एक फेस्टिवल होता था, शॉर्ट एंड स्वीट, ऑस्ट्रेलिया से आए थे। उस फेस्टिवल में शायद दिल्ली के सभी कुछ 40 ग्रुप इन्वॉल्व थे, तो उसमें मुझे लगातार 2 साल बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला। और फिर उसके बाद वो प्लेस जो 2-3 प्ले थे, वो उनको 4-5 कैटेगरी में नॉमिनेट, ऐसे कुछ कुछ हो गया। ठीक है। और बहुत अच्छे लोग मिले थिएटर में। मतलब उस समय पे कुलजीत सिंह होते थे जो थिएटर करते थे। ठीक है।
महीप महीप ठीक है। सिंह थे, मुझे भी पता चला बहुत पॉपुलर हो गए वो। महीप पाजी अपने साथ थे। एक जाकिर काफ़ी पॉपुलर हो गया। ओ जाकिर खान, ओ नाइस। जाकिर खान, तो जाकिर खान और जाकिर और विश्वास इकट्ठे रहते थे। तो फिर मैंने उसका एक नाटक लिख रहा था मैं स्टैंड अप पे, तो मैंने स्टैंड अप के भी कुछ 2-3 शोज़ किए। उसमें एक शो में तो अभिजीत गांगुली, महीप, अमित टंडन, जाकिर, नीति पाल्टा और मैं, बहुत सारे लोग थे, सबने किया काम। बट हाँ, जाकिर से तो अच्छी खासी दोस्ती थी, महीप से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, अभिजीत से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वो 2-3 साल उन सब के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत रही। अब तो शायद काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब पता नहीं इनमें से कौन कौन, बट हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ नेम। कौन से साल में या कौन से टाइम पे आपने डिसाइड किया कि अभी इसको भी बंद करना है और अब टोटल 100% स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है? हाँ देखो, बाय 2013 बिगिनिंग मुझे था कि मुझे आश्रम जाना है, पर परिवार की बहुत सारी और एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज माई फादर पास्ड अवे इन बिटवीन, और घर पे और भी कुछ रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने देखा फिनेंशियली कैसे हैंडल किया जाए, जो भी प्लानिंग कर सकते हो आप, पर आपको ये पता है कि जो सदगुरु कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर रहा। मैं थिएटर में लोगों से मिला, मैं राइटर से मिला, मैं कॉरपोरेट्स में मिला, एक्टिविस्ट से मिला, हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, पर जो सदगुरु कर रहे हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो, चाहे वो कंपैशन की बात हो, चाहे वो इंक्लूजन की बात हो, चाहे वो विजन की बात हो, रिमोटली भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने मुझे इतना सा भी इंस्पायर किया हो कि इसके साथ काम करना है या इस डायरेक्शन में जाना है, राइट। एक्सेप्ट सदगुरु। तो वो गैप इतना बड़ा था ना। फिर सदगुरु के साथ एक प्रोग्राम होता है, साइलेंस प्रोग्राम, जिसे कहते हैं संयमा। वो 8 दिन का साइलेंस प्रोग्राम है। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था साइलेंस का। उसके बाद तो कई बार मतलब मौका मिला साइलेंस में जाने का, हम लोग आश्रम में जाते हैं साइलेंस में। पर उसके बाद सदगुरु ने एक बात कही थी जो मेरे साथ ऐसी काफ़ी सारी मौक़ों पे कुछ बातें हैं सदगुरु की, कि सदगुरु की जो विजडम है ना वो बहुत काम आई है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, यू हैव गॉट वन लाइफ, डोंट डू द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाओ। तो वो मेरे साथ रही कि और मतलब अनकॉन्शियसली आपको ये रहता है कि अरे ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। पर जब आपको पता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, तो आप उसकी तरफ जाइए ना, क्योंकि 2 जीवन तो नहीं है, एक ही जीवन है। तो एक ही काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो वहाँ से ये सब बातें थी दिमाग में कि आश्रम निकलना है। थोड़ा-सा घर का संभालने में समय लगा, पर जितना जल्दी हो सका 2013 में मैं आश्रम की तरफ निकल गया था। और आप मंक कभी बने? ब्रह्मचर्य मैंने लिया 2018 में। ठीक है। क्योंकि मतलब ब्रह्मचर्य जो दीक्षा होती है वो हर एक को दिया भी नहीं जाता है और वो आसान भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है, पर आपने एक निर्णय लिया है कि आपको एक तरह से जीवन जीना है, वो एक कमिटमेंट है। तो हर कदम पे डिस्करेज किया जाता है कि क्यों करना है आपको, आप रहने दीजिए। आप किस लिए सन्यास की तरफ आना चाहते हैं, आप रहिए ना, आप जो भी साधना कर रहे हैं आप साधना करिए। मतलब है साधना अलग, ब्रह्मचर्य के बाद अलग साधना है। पर विद इन मी आई वॉज वेरी क्लियर कि जो पुल था ना वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है। टू बिकम अ मंक, टू डेडिकेट माई लाइफ टूवर्ड साधना एंड दिस होल स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड ऑफरिंग माई सेल्फ टू एवरीबडी। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था कि संन्यास की तरफ कब और कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। तो तकरीबन 3 या 4 या 5 साल में एक बार दीक्षा होती है। तो 2018 में मैं फिर दीक्षित हुआ संन्यास में। संन्यास का अर्थ ये रहता है कि आपका फिर अब आपका नाम से लेके आपकी हर जो चीज़ है वो आपके कह सकते हैं कि फाउंडेशन या ये कह सकते हैं गुरु से मिली हुई है। तो स्वामी सुखदा जो नाम है वो सदगुरु ने ही दिया। तो सब बदल जाता है, मतलब यू लीव एवरीथिंग विच यू आर एसोसिएटेड विथ और आइडेंटिफाइड विथ। सब बदल जाता है उसके बाद। तो आपका नाम बदल जाता है, गेटअप बदल जाता है, गेटअप बदल जाता है, आपके कपड़े बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं। बैंक अकाउंट होता है आप लोग का? बैंक अकाउंट नहीं होता। अभी जैसे अगर अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आप एक एडवांस लोगे 2000 रुपये 3000 रुपये, बस वो रहता है। तो पिछला जो भी था मेरी प्रॉपर्टी पोजेशन जितना आप लीगली कर सकते हो आप। तो ये सब आपने फैमिली को दिया या आश्रम को दिया? सब फैमिली को दिया। अच्छा, फैमिली को दिया। फैमिली को दिया। ऐसा वो कुछ है नहीं कि आपको आश्रम को देना है।
आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है। तो एक मंक की, एक ब्रह्मचर्य की आश्रम में अगर कोई नीड होती है तो क्या आश्रम उसका ख्याल रखता है? नहीं, आपने एक निर्णय लिया है कि आप आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ पे जो भी नीड है सब ब्रह्मचर्य की वो बिल्कुल देखी जाएंगी। क्या ना कि मैं आपको थोड़ा उससे समझाता हूँ कि आप जब इस के लिए वॉलंटियर ही करते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, तो आपके दिमाग में आप काफ़ी इससे आगे आ चुके हैं। ठीक है। ये सवाल ही नहीं उठता है। मतलब आप जब पूछ रहे हैं कि ये सवाल ही नहीं है कि यार मुझे एयर कंडीशन रूम में सोना है, क्योंकि वो आपकी जिस पाथ पे आप जा रहे हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, उसमें वो मतलब एक होता ना कि ये प्रायोरिटी लेवल 10 है, 9 है, 8 है, वो 0 पे भी नहीं है। मतलब आप अगर ठीक मुझे है। कहेंगे कि बाहर धूप में आपको अगले 1 साल तक काम करना है, तो काम करना है। मतलब अगर वो उसकी ज़रूरत है तो आप वैसे करेंगे, पर वो आपका अपना डिसीज़न है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली कहा गया कि यार आप यहीं पे सोइए या यहीं पर रहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है वो चीज़ें। तो एक सवाल ये है कि आपने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, लेकिन सदगुरु ने अपनी बेटी को ब्रह्मचर्य की दीक्षा नहीं दी, वो मंक नहीं बनी। तो ये एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी खुद की बेटी ने संन्यास या ब्रह्मचर्य नहीं लिया, वो इस मार्ग में नहीं गई, उन्होंने शायद शादी भी कर ली, बट आप दूसरे के बेटे को आप स्वामी बना रहे हो। तो इसका क्या आंसर है स्वामी? मुझे इस सवाल का तुक ही नहीं समझ में आता। नहीं, सवाल आपने पूछा, मैंने और नहीं, भी। बहुत लॉजिकल सवाल है। सदगुरु ने आपको ब्रह्मचारी बना दिया, हाँ, बट सदगुरु ने अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी नहीं बनाया। नहीं, कई लोग उन्होंने अपनी पूछते बेटी को मंक नहीं बनाया। मैंने पहली बार ही सोशल मीडिया में किसी का कमेंट देखा था ऐसे, और मैं सोच रहा था कि इस सवाल का सिर पैर क्या है। क्योंकि आप एक बार देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य कोई सजाए काला पानी है कि मैं ये दूसरे को दूंगा जो कोई गलती करेगा, और मैं खुद का बहुत अच्छे से और मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब इसमें एक और तरह से देखते हैं। हम क्या चाहते हैं सदगुरु से? हम ये चाहते हैं कि और कोई व्यक्ति आया है जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहता है, पूरी तरह से अपना जीवन डेडिकेट करना चाहता है। वो कहता है कि मुझे संन्यास में आप दीक्षा दे दीजिए। वो कहेंगे नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी ने संन्यास की डिमांड नहीं रखी है। तो मैं इस आदमी को तब तक रोक के रखूं जब तक कि मेरी बेटी तैयार ना हो। दूसरा क्या कर सकते हैं सदगुरु कि भाई तुम्हारी जो भी इच्छा है वो ठीक है, तुम्हें जिस रास्ते पे चलना है वो भी ठीक है, पर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती संन्यास में दीक्षा दे दूं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आप एक बात समझिए, संन्यास एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। आपने अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है। वो ठीक है। गृहस्थ से ऊपर नहीं है, वो गृहस्थ से नीचे नहीं है। आप इस दिशा में जाना चाहते हैं, आप अपने गुरु के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे इसमें दीक्षा देनी है। गुरु इंतज़ार करते हैं, बहुत देखते हैं कि भाई ये तैयार है या नहीं है, और आप उसमें दीक्षित करते हैं। उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने रिलेटिव, उनको उसमें दीक्षित करना है नहीं करना है। ये पॉइंट मेरे को ज़्यादा सही लगा कि ये कोई सज़ा नहीं है, कि संन्यास पनिशमेंट नहीं है, ये एक पर्सनल डिसीजन है। बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है। तो आप कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी का पर्सनल डिसीजन होता तो देते, बट अगर वो चाहते हैं क्लासिकल डांस में अपने आप को आगे ले जाना, तब भी देते या नहीं देते वो सदगुरु पे निर्भर करता ओके, है। ठीक है। आपको ये भी देखना है कि हर व्यक्ति उसके लिए उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, और ये गुरु डिसाइड करेगा। हाँ, ये सदगुरु का ठीक डिसीजन है। आप अपनी तरफ से इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, और यही रहा है इस संस्कृति में। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मुझे संन्यास लेना है तो हाँ बिल्कुल हम तैयार बैठे, आइए आपको भी संन्यास में दीक्षा दे देते हैं। ठीक है स्वामी, मैं अब थोड़ा सा अभी रफ पैच पे आपको लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हाल ही में क्या, मतलब जब से ईशा फाउंडेशन के बारे में खबरें आनी शुरू हुई, मुझे लगता है इतना एलिगेशन आता है कि हर सीज़न में कुछ पुराने एलिगेशंस हैं जो चले आ रहे हैं, या कुछ नए एलिगेशंस आ जाते हैं। तो आपके यहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपके यहाँ वॉलंटियर्स ज़्यादा हैं या ईशा फाउंडेशन पे एलिगेशन ज़्यादा है? जिसमें जो सबसे बेस्ट सेलिंग एलिगेशंस हैं, नहीं, बेस्ट सेलिंग एलिगेशन पे आते हैं। पहले में ना मैं पूछता हूँ आपको। एक तो एलिफेंट कॉरिडोर वाला, कि आप लोगों ने हाथियों के जगह पर खुद को बना दिया। हर एलिगेशन के डिटेल में जाएंगे, पर पहले मैं ना एक जनरल आपको समझाना चाहता हूँ कि एलिगेशन कैसे लगते हैं। क्या ना, एक साइंस एलिगेशन लगाने की। ओके। और ख़ास तौर पे मेरे पास, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको डिटेल में। बैंगलोर के अंदर हमने एक सदगुरु सनिधि बैंगलोर, एक सेंटर, योगा सेंटर जो भी बन रहा है, तो जहाँ आदियोगी आए हैं। जहाँ आदियोगी आए हैं, तो ये 2-3 साल पहले की बात है जब आदियोगी का इनॉग्रेशन होना है।
वहाँ पे आपने अनाउंस करा कि आदियोगी का इनॉग्रेशन है और पूरा प्रोग्राम है, इवेंट है, इनॉग्रेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, स्टेट से भी काफ़ी डिग्निटरीज आ रहे हैं। आपने उसको पूरा बताया लोगों को कि आप लोग आइए, आपने सबको इनवाइट किया, सब लोग आकर अटेंड करिए फंक्शन। अचानक से 2 हफ्ते पहले एक केस फाइल हो जाता है कि ऐसे-ऐसे आदियोगी की मूर्ति जहाँ पर बनाई है ईशा फाउंडेशन ने, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है और कोई परमिशन नहीं लिए गए हैं। एक केस जैसे ही फाइल होता है तो एक लीगल प्रोसेस शुरू होता है, पर इमीडिएटली क्या होता है कि आप वहाँ पे नहीं रुकते हैं, आप उसके बाद उसको प्रेस को भेजते हैं। आप प्रेस को बताते हैं कि देखिए जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जहाँ पर सदगुरु ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने परमिशन नहीं ली है। ऐसा मेरा एलिगेशन है इनके ऊपर। वो फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर में अच्छे से छपता है बड़ा-बड़ा कि सदगुरु और ईशा फाउंडेशन ने बिना परमिशन के ऐसा बना दिया है, ऐसा एक व्यक्ति का कहना है, ठीक है। जितने डिग्निटरीज आ रहे हैं, जितना नाम उन लोगों को पता है, वो लेटर सबको जाता है। एक लेटर, पर्सनल लेटर भेजते हैं कि देखिए आप इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, आपको पता है इन्होंने परमिशन नहीं ली है, ठीक है। ये आपने, और इसके लिए मैंने एक केस फाइल कर दिया है, ठीक है। ये आपने सब जगह डाल दिया। काफ़ी डिग्निटरीज जो हैं वो आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे चलता है ये सब नैरेटिव। कुछ डिग्निटरीज को समझ नहीं आता है कि अचानक से क्या हुआ है, वो नहीं आते हैं। पब्लिक जो है, पब्लिक का ये मानना है कि अरे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर आई है तो बिल्कुल इन्वायरमेंट जो सेंसिटिव एरिया वहाँ पे बना दिया होगा, ये तो परमिशन ली नहीं होंगी। तो आपने एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने पीएल दाखिल की है। ये एग्जैक्ट इस केस की बात है। केस की फर्स्ट या सेकंड हियरिंग होती है जहाँ पर हम देते हैं कि देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे सबमिट है, और क्या पता चलता है जिस व्यक्ति ने पीएल फाइल की है उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जो उसने बताया ही नहीं कि उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप पीएल फाइल नहीं कर सकते, और वो उनकी पूरी की पूरी डिसमिस होती है और कहा जाता है कि एकदम सब कुछ अप्रूवल है, कोई समस्या ही नहीं है। अब जो आता है, अब कोई उन डिग्निटरीज को ये नोटिस नहीं भेजता कि देखिए मैंने जो पहला आपको लेटर भेजा था ना वो झूठा था, असलियत में है उनके पास, मेरा केस मैं हार गया हूँ। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कोई न्यूज़ नहीं आती, न्यूज़पेपर के 5th पेज पे सबसे नीचे एक छोटा सा कॉलम छपता है कि केस डिसमिस्ड अगेंस्ट ईशा फाउंडेशन। तो ये आपका इस तरह से एलिगेशन लगते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। एक कावेरी कॉलिंग करके हमारा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। जिसमें कि अब तक हम एक मुहिम है पूरी पेड़ लगाने की, जिसमें कि पिछले 98 से हम लगा रहे हैं पेड़। कुछ मेरे ख्याल से 12 करोड़ पेड़ अब तक लग चुके हैं। ओके। बहुत बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। एक व्यक्ति एक पीएल दाखिल कर देता है और कहता है कि एक एनजीओ सरकारी ज़मीन पे पेड़ नहीं लगा सकती। हम सरकारी ज़मीन पे लगा भी नहीं रहे हैं, सरकार से कोई ऐसा वो नहीं है कि आप पेड़ लगाइए। तो हमारा पूरा एक अलग सा वो पूरा कैंपेन चल रहा है, और उसने एक केस फाइल कर दिया जो कि केस कोर्ट में जाता है ठीक है। और उसके ऊपर चल रहा है। पैरेलल में डिस्कवरी चैनल एक मूवी स्क्रीनिंग करता है, एक मूवी स्ट्रीम करने वाला है कावेरी कॉलिंग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। वो डॉक्यूमेंट्री जिस वीक स्ट्रीम होनी है चैनल के ऊपर, उससे पहले बहुत प्रमोशन होती है। हम प्रमोट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है डिस्कवरी पे, आप देखिए। डिस्कवरी वाले भी प्रमोट करते हैं कि देखिए हमारे चैनल पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इस पे ये आप देखिए। अचानक से 2 दिन पहले, मतलब आप मानिए संडे को अगर है, अब तक कुछ नहीं, संडे को जब वो फिल्म स्क्रीन होनी है, एक लेटर जाता है वहाँ पे उनको डिस्कवरी को कि देखिए ये जो कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव है जिसपे कि आपने फिल्म बनाई है, ये जो आप स्ट्रीम करने वाले हैं, ये इसके ऊपर एक केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, और अगर आप इसको करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब आपने फ्राइडे को कर दिया, संडे को स्क्रीनिंग है। डिस्कवरी वाले बोलते हैं कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो हमने कहा केस है, वो उसने केस डाल रखा है, वो केस हमारे ऊपर केस डाल देते हैं, हम उसका जीत जाते हैं। अभी पिछले 15 साल में एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कि कुछ भी लोग कुछ प्रूव कर पाए। ज़बरदस्ती के केसेस चल रहे हैं, और इसमें ये केस है, उन्होंने बोला कि आप ये इनिशिएटिव नहीं कर सकते, जबकि हम इनिशिएटिव कर रहे हैं। पर बोलते हैं कि आपकी बात एकदम ठीक है, पर हमें बोला एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो हम ये फिल्म स्क्रीन नहीं कर रहे हैं। जब तक जैसी डिसीजन आएगा उसके बाद स्क्रीन करेंगे। आपने इतना सब प्रमोशन किया, अचानक से अब लोगों को लगेगा कि आपने स्क्रीनिंग नहीं की, या तो आप झूठ बोल रहे थे कि डिस्कवरी पे फिल्म आ रही है, या फिर कुछ आपने गड़बड़ की है। आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया, आप नैरेटिव की वॉर जीत गए एक तरह से। उन्होंने अपने उस पर डाल दिया कि ऐसे ऐसे है। हमने कोर्ट में डाला कि देखिए ये केस चल रहा है, इस पर ये नोटिस डिस्कवरी को इन्होंने भेजा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब बताइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे है? कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई और उन्हें केस से निकाल दिया। उसके बाद उसके 15 दिन बाद
वही फिल्म डिस्कवरी स्क्रीन करता है अपने चैनल पे, लेकिन अब आप उतना प्रमोशन नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी एक प्रमोट किया है, जो भी आपका प्रमोशन है उसके लिए आपने डैमेज कर दिया। तो ये एक नैरेटिव की वॉर है। 2013 से लेके 2025 तक शायद ही कोई साल है जिस साल महाशिवरात्रि के ऊपर कोई केस ना किया गया हो। आपके ऊपर केस आएगा कि नॉइस पॉल्यूशन होता है, आप जाएंगे गवर्नमेंट के पास, कहेंगे कि आप प्लीज़ चेक करिए, अथॉरिटी सर्टिफिकेट देंगे कि कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं है। लोग बोलेंगे ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप है, एक आदमी है जिसने कि 10 केस कर रखे हैं, एक और है जिसने 4 केस कर रखे हैं, तो वो एक छोटी सी लॉबी है जो ये करते रहते हैं। क्या उनको चाहिए क्या? उस पे आएंगे अभी, इसके डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक नैरेटिव मेलाइनिंग। सो आप कह रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर वाला या ट्राइबल्स के लैंड को आप लोगों ने हड़प लिया है, ईशा फाउंडेशन ने हड़प लिया है? इसके हर केस में आते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि महाशिवरात्रि में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल आपके ऊपर एक केस डलेगा ही डलेगा, और हर साल कोर्ट का इस डिसीजन। साल कौन सा डला? 2025 इस में साल भी डला था। इस साल सैनिटेशन को लेकर एक केस डाला था कि अरे मेरा खेत बिल्कुल पास में है और उसमें क्या कहते हैं, उसमें सैनिटेशन का प्रॉब्लम आता है। ऐसे हर साल डलता है, और वो डलेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। आप पूरा साल नहीं, आपके पास पूरा साल है, आप केस डालिए, लड़िए और दिखाइए, साबित करिए कि आपका नुकसान हो रहा है। आप नहीं करेंगे, आप महाशिवरात्रि से 2 हफ्ते पहले ही करेंगे। कमिंग टू स्पेसिफिक एलिगेशंस, कौन सा था? एलिफेंट कॉरिडोर बेस्ट सेलर एलिफेंट बेस्ट सेलिंग एलिगेशन ऑन ईशा फाउंडेशन। एलिफेंट कॉरिडोर और ट्राइबल का जो लैंड है वो आप लोगों ने हड़प लिया, वहाँ पे आश्रम बना लिया। ठीक। हाथियों से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? एलिफेंट कॉरिडोर का मैं आपको बताता हूँ। एलिफेंट कॉरिडोर का, और आपको बहुत आश्चर्य होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि बताती है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है। और उन्होंने 2005 में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ANCF करके है, एशिया कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है। 2005 में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था मेरे ख्याल से राइट टू पैसेज एलिफेंट कॉरिडोर, राइट टू मूवमेंट ऐसे करके है, जिसमें उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि देयर आर 88 कॉरिडोर्स, 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। 2005 में उन्होंने लिखा था एलिफेंट कॉरिडोर्स ये हैं, ये 88 कॉरिडोर। उसमें ईशा का नाम नहीं था। ठीक है। उसका दूसरा एडिशन जो आया था वो आया था 2017 में, जिसमें उन्होंने 88 से इंक्रीज करके 101 कॉरिडोर्स की लिस्ट दी। ठीक है। उसमें ईशा का नाम नहीं था। मेरे ख्याल से थर्ड एडिशन आया है जिसमें कि वो 101 से मेरे ख्याल से कुछ बड़ा है, 115 हुआ है, ऐसे 110 है, उसमें ईशा का नाम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट खुद कहती है कि एलिफेंट कॉरिडोर में ईशा का कहीं नाम नहीं है। जो क्लोजेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर है वो नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आश्रम से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो ये सब के सब डॉक्यूमेंट हर व्यक्ति को उपलब्ध है साइट के ऊपर। हमने अब डाल दिए कि ये है। आपको लगता है कि ये एलिगेशन बंद हो जाएंगे? ये एलिगेशन नहीं बंद होगा, क्योंकि उनको एलिगेशन से मतलब नहीं है। ये एक बहुत डीप, क्या बोलें उसको, कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, या ये कहिए कि उनको सिर्फ मेलाइन करना है, उनको नैरेटिव जीतना है। Okay. उनको इससे मतलब नहीं है कि सच क्या है। अगर आपको सच जानना है तो उसके बहुत तरीके हैं। आप RTA डालते हैं, आपको RTA में रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ, आप दूसरा बता रहे थे फॉरेस्ट लैंड का। फॉरेस्ट लैंड अगर आप बोलते हैं कि फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है, ये एक सवाल है। फिर एक है ट्राइबल लैंड इंक्रोच कर रखी है। प्लस फॉरेस्ट को आप लोगों ने डिस्ट्रॉय भी किया, खत्म किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, आदियोगी की मूर्ति लाई आपने। गवर्नमेंट को आप पहले केस डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, डाला है ऐसा नहीं है। आप NGT में जा सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर करती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेटर है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें क्लियरली लिखा है ना तो ईशा फाउंडेशन ने कोई भी फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है, ना ही किसी तरह का कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के किसी भी एरिया में किया हुआ है। ठीक है। पर ये आपका सवाल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये सवाल, आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ जो कि मतलब असली में हुई। ये बात है 2017 की। ठीक है। सदगुरु एक इवेंट में गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी वेरी सीनियर ग्लोबल जर्नलिस्ट इज इंटरव्यूइंग सदगुरु। मेरे ख्याल से यल्दा हकीम थी शायद, मे बी आई कैन बी लिटिल रॉन्ग हियर एंड देयर, बट मोस्ट प्रोबेबली वही थी। आप एक ग्लोबल इवेंट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन ऑफ सर्टेन रेप्यूट एंड देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कशन। आपका डिस्कशन है अबाउट ह्यूमन वेलबीइंग, देयर कुड बी क्वेश्चंस अराउंड
इकोनॉमी, वेरियस अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन। वहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज और भी प्रेजेंट हैं। इट्स एन इंटरनेशनल फोरम। One lady and one gentleman raises their hand to ask a question as soon as Sadhguru finishes speaking, और वो बोलते हैं कि हमारा एक सवाल है। तो बोलते हैं कि पहले आप इंट्रोड्यूस कराइए और फिर सवाल पूछेगा। तो बोलते हैं कि मैं HIV के स्पेस में, मैं एक NGO के साथ काम कर रही हूँ जो कि HIV के स्पेस में काम कर रहे हैं। तो आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है वो किस बारे में सवाल पूछेगी? HIV के बारे में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कोई डोमेन में? या सदगुरु हैं तो ध्यान के बारे में पूछ लेगी। अच्छा, ह्यूमन वेलबींग के। उनका सवाल आता है कि आपने जो लैंड इंक्रोच कर रखी है आप वो कब रिटर्न कर रहे हैं? 2017 की बात है ये। आपने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उठकर ये सवाल पूछा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर आएँ। आप HIV के स्पेस में काम कर रहे हैं, आपका लैंड से कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट कि आपको सवाल पूछना लैंड के ऊपर, आप अपने फैक्ट्स तो करेक्ट कर आइए। आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन से ये सवाल पूछेंगे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना जाने की सच क्या है, मानना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि चल रही है, मेलाइन करने की, दिखाने की कि कुछ गलत जब हो रहा आप है। इन्वेस्टिगेट करते हो तो 2017 में भी ये क्लियर है कि आपने फॉरेस्ट या ट्राइबल लैंड को एनक्रोच नहीं किया या हड़पा नहीं है, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई है। सेम टू सेम डिस्कशन 2017 का मैंने आपको बताया। नालसार में 2018 में सेम डिस्कशन होता है। ठीक है। एक और स्टूडेंट खड़ा होता है, फिर ये बात पूछता है। सदगुरु का क्या आंसर है वहाँ पे? सदगुरु ने आंसर दिया कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि मैंने 1 इंच, ही इज नॉट सेइंग, ही से इफ आई हैव टेकन 1 इंच आई विल लीव द कंट्री। अ पर्सन who can speak like this, at least this much respect you should give कि next time somebody is asking a question, आप थोड़ा रिसर्च तो कर आइए। एक न्यूज़पेपर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक पुराने जान पहचान वाले थे IIM से ही, उन्होंने मेरे से बिना किसी उसके, मैंने बोला कि मैं ईशा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ब्रह्मचर्य से पहले की बात है। बोले उन्होंने तो ट्राइबल की ज़मीन ले रखी है। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता? तो बोला मुझे तो सब पता है। कैसे पता? क्योंकि बोले कि मैंने आर्टिकल पढ़े हैं। एक आर्टिकल है, एक मीडिया हाउस ने डाला है, एक लेडी है जिसने कि एलिगेशन लगाया कि ट्राइबल लैंड आपने ले रखी है। उस लेडी की पूरी फैमिली वहीं पे रहती है। वो लेडी 20 साल पहले छोड़कर जा चुकी है उनको। वो पूरा परिवार जो है वो हमारे वहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। उनकी बेटी का भी इंटरव्यू आया है और उसने बोला है, उसके अपने इंटरव्यू में कह रही है कि मेरी माँ ने बहुत गलत किया, कुछ लोगों के साथ जुड़ के लगातार झूठ बोला। अगर एज अ मीडिया हाउस आप अगर कहते हैं कि, और ये वो मीडिया हाउस है जो बोलते हैं कि हम ट्रुथ सीख कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप उनके परिवार से ही पूछ लीजिए, आप वहाँ पे लोकलाइट से पूछ लीजिए। आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीरियसली आपका इंटरेस्ट है कि आप सच जाने तो आप इन्वेस्टिगेट करिए तो सही। कम से कम आपने पहले इतना बड़ा आर्टिकल छाप दिया। उसके बाद बताता हूँ, एक RTI फाइल हुई है रिसेंटली गवर्नमेंट के लिए कि आप बताइए कि ईशा फाउंडेशन ने ट्राइबल लैंड कितनी इंक्रोच कर रखी है। गवर्नमेंट का रिप्लाई है कि ईशा फाउंडेशन ने कोई इंक्रोच नहीं कर रखी। वहाँ पे लोकल तहसीलदार का रिप्लाई है, ये भी पब्लिक में है अब। उसके बाद भी वो मीडिया हाउस वो आर्टिकल नहीं हटाएगा। ठीक है। तो ये तो एक क्या कहते हैं, एलिगेशन और नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। पर अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है और फिर आप कोर्ट में जाकर उसको झूठा साबित करते हो और अपने आप को सही साबित करते हो, तो आप कह रहे हो कि ये चलता आ रहा है, तो क्या इससे इम्पैक्ट भी होता है आपके किसी प्रोजेक्ट पे, ईशा फाउंडेशन पे, वॉलंटियर्स पे? नहीं, देखो 2 चीज़ें हैं उस पर, ठीक है, क्योंकि फिर तो ये खेल चलता रहेगा और फिर चलते रहने दो फिर आप। 2 चीज़ें उसके अंदर। देखो पहली बात तो बिकॉज वी आर स्माइलिंग और आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम स्माइलिंग, इट डजंट मीन वी आर नॉट बीइंग हरास्ड। ठीक है कि मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ या फिर पूरा फाउंडेशन के जो ज़्यादातर लोग हैं या इवन सदगुरु हैं, ये सिंपली लाफिंग एंड ब्रशिंग इट ऑफ, मेकिंग इट लुक लाइक अ प्ले, डज नॉट मीन दैट पीपल आर नॉट ट्रबलिंग अस। ये पहली बात है और ये ज़रूरी है समझना। क्यों? इट डज नॉट इम्पैक्ट मी ऑन अ लेवल कि इतना राइट हम किसी को देना, मैं बिल्कुल भी किसी को इतना राइट नहीं देना कि भाई आप एक तो झूठ बोल रहे हैं, आपके झूठ की वजह से मैं परेशान हो जाऊं और मैं खुद रोने लग जाऊं, या फिर विक्टिम मेंटलिटी नहीं सिखाई है हमें। ठीक है, बट काम पे इम्पैक्ट होता है, काम पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक इवेंट करते हैं ग्रामोत्सव करके,
ठीक है। ग्रामोत्सव का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि इट्स रिवाइविंग रेजुविनेटिंग रूरल स्पिरिट। हम गांव-गांव जाते हैं और मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है और उसके अंदर 3 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। एक खेला जाता है मेन वॉलीबॉल, एक खेला जाता है मेन कबड्डी, एक खेला जाता है वुमेन थ्रोबॉल और उसके अलावा पैरा ओलंपिक्स होता है। बहुत बहुत बड़े लेवल पे मैचेस हैं, 5 स्टेट में होते हैं। तकरीबन 10,000 विलेजेस में होता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा में Okay. होता होगा। Wow. कुछ लास्ट ईयर कुछ 73,000 स्पोर्ट्स पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। और मैं उसका इम्पैक्ट बताता हूँ ग्राउंड पे। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्पोर्टिंग इवेंट। क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं। भले ही मतलब मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं तो अभी दंगल भी हुई है और कुश्ती भी है, पर नंबर ऑफ वुमेन गोइंग आउट एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ वेरी स्मॉल। वी आर अ स्पोर्ट्स वॉचिंग नेशन जहाँ तक मुझे लगता है, और नंबर्स भी वही कहते हैं। वी आर नॉट अ स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन, वी आर अ स्पोर्ट्स वॉचिंग नेशन। स्पोर्ट्स खेलना बहुत क्या कहते हैं कि गांव के अंदर खास तौर पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक क्योंकि सिटीज़ में तो आपके पास जगह ही नहीं है, पर गांव में भी बहुत कम होता रहा है। उसमें भी जो वुमेन हैं वो तो गांव में बिल्कुल भी नहीं खेलती हैं। और आप ये समझिए कि शहर में जो है ना, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, कि मेल आइडेंटिटी जो है शहरों में बाहर ये है कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये ज़मीन है। वुमेन इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, शी इज़ ऑलवेज इन द हाउस, दे जस्ट कुक फूड एंड दैट्स इट, देयर आइडेंटिटी इज़ लिमिटेड टू दैट। अब आपने जब एक ग्रामोत्सव, एक स्पोर्टिंग इवेंट किया और आपने कहा कि वुमेन उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के लिए, वुमेन की वेलबींग के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एब्सोल्युटली। आपने 10,000 गांव में वुमेन को बाहर ला के बोला कि आप हर गांव में आप खेलिए, और तकरीबन 12 से 14,000 वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। देयर वाज वन लेडी हु वाज शेयरिंग कि उसके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। उसने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जब मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर बोला कि एक काम कर, तू जाके स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर ले, शाम का खाना मैं बाहर खा लूँगा। उसने कहा ये सिंपल नहीं है। एब्सोल्युटली सही बात है। उसके लिए है कि पहली बार उसकी एक एक्टिविटी है जिसके लिए उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि उसे पता है कि ये गांव की प्रेस्टीज का सवाल है कि ये खेलेंगे और ये Wow. मैच जीतेंगे। अमेजिंग। कर्नाटका में एक टीम बनी है जिसमें सभी की सभी लेडीज़ जो हैं वो 50 ईयर प्लस हैं। एक 63 ईयर ओल्ड लेडी है जिसने कि पार्टिसिपेट किया, और वो पहली बार उसने ट्रैवल किया है मैचेस खेलने के लिए अपने गांव से बाहर। क्या बात है। एक स्टोरी है जहाँ पर कि एक 2 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, शी इज़ द मेन कैचर, मतलब जो थ्रो बॉल होता है वो वॉलीबॉल की तरह है, पर आप बॉल कैच करते हैं और वापस फेंकते हैं। वो मेन कैचर है। आपका एक एग्जीबिशन मैच हो रहा है जिसमें कि आपकी टीम हार रही है, वो बाहर खड़ी उनको वो इंस्पायर कर रही है कि अरे ये नहीं करना है। वो उसको, क्योंकि बिकॉज वुमेन इज़ रॉ इमोशन, वो एकदम आप देखेंगे वो सब साड़ी में और ऐसे खेल रही हैं, इट्स वर्थ वॉचिंग। वो जंप करती है और बोलते हैं कि मुझे खेलना है, और वो खेलती है और वो मैच जीतती है, उसे वो मैच जीतना है। अब ये इतना बड़ा इवेंट हम करते हैं। लास्ट ईयर वी वर एबल टू डू 73,000 पीपल। इस साल बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, क्योंकि यू रन ऑन CSR, आप जाके कॉर्पोरेट को पिच करते हैं, मैं जाकर बोलता हूँ कि है कहे कि नहीं देखिए बहुत सारा सम पीपल दे डेवलप कोल्ड फिट ऑल्सो, तो दिस ईयर वी हैड टू रिमूव कबड्डी। तो आपके 5,000 10,000 लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे लोग हैं जिनका बेनिफिट हो रहा है, जो कि दे लुक फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स। बट वाई वी आर नॉट एबल टू डू दिस इवेंट? बिकॉज some person whose agenda is to malign some organization and individual is just putting all these fake stories out, and media is picking these stories, court is entertaining all this। ऐसा नहीं है कि सबकी गलती है, पर आप इम्पैक्ट देखिए ना। एक और बात बताऊँ आपको ईशा विद्या स्कूल है हमारा, 10 स्कूल हैं, उसमें 10,000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। उसमें से 60% जो हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स। ओके। फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर का मतलब है कि ये नहीं कि बाकी कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके परिवार में से कभी भी कोई भी किसी भी स्कूल में नहीं गया। तो और ये जब बच्चे आते हैं, आप अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे रौनक भाई, तो आपको लेकर जाएंगे उस स्कूल में, आप जाकर देखिए। मेरे को आपको स्कूल का टूर देने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे स्कूल का टूर देंगे। अभी यहाँ से दिल्ली से कुछ लोग आए थे, जब वो स्कूल गए तो हमने बोला कि आप जाइए, आपको बच्चे स्कूल दिखाएंगे। बोले नहीं, बच्चे तो छोटे छोटे। उन्होंने बच्चों ने स्कूल का टूर दिया तो उनकी बार बार ये थी, अरे दे स्पीक सो गुड इंग्लिश।
वो बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये फिशरमैन कम्युनिटी से हैं, और आप सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप किस तरह का वैल्यू सिस्टम दे रहे हो उनको। अभी एक साइंस कंपटीशन था जहाँ पर कि एक 6th क्लास की लड़की है, वो उसका एक ब्लाइंड फ्रेंड है, वो लोग बोर्ड गेम खेल रहे थे, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं जब भी डाइस थ्रो करती हूँ मेरी फ्रेंड को तो पता ही नहीं चलता कि क्या नंबर आया है। 6th क्लास में, शी इज़ इन 6th क्लास, तो 6th क्लास मेरे ख्याल से 10 साल की होगी वो। और उसने उसके लिए, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु, करेक्ट। एक गांव से, उसने एक सॉल्यूशन डेवलप किया है जहाँ पर कि जब डाइस थ्रो होगी तो उससे साउंड निकलेगी जो कि अलग तरह की साउंड होगी, अलग उसके ऊपर, और उसने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको अवार्ड दिया इसके लिए। वाह। उसने उस पैसे से जिससे अवार्ड मिला पहले तो प्रोटोटाइप बनाया, और जो बाकी पैसे बचे उससे पता है क्या किया, 2 बकरियां खरीदी हैं घर के लिए। तो ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही बड़ी फैमिली से हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नहीं आप, लेकिन बट इवन विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज, फर्स्ट थॉट विच यू हैव इज कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड। तो आप एक वैल्यू सिस्टम बना रहे हैं, आप ये सब काम कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ समबडीज इल इंटेंशन। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हेन यू से देयर इज नो इम्पैक्ट, देयर इज इम्पैक्ट। ठीक है। वाई वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। आपने शुरू में बोला था कि 10 साल, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे या ऑर्गेनाइजेशन में कि आप जाके पॉडकास्ट में बैठिए, फेम चाहिए, नहीं, पर ज़रूरत है आज। आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बिना सोचे, बिना समझे, बिना इन्वेस्टिगेट किए झूठ बोल देंगे, इम्पैक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। और इनफैक्ट मैं सोच रहा था, मैं फिर से हालांकि आप ईशा विद्या स्कूल पर आ गए, उस प्रोजेक्ट पर आ गए, बट दोस्तों मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द ग्रामोत्सवम प्रोजेक्ट, जहाँ पर उन महिलाओं की स्टोरी जो आपने बताई, जस्ट इमेजिन अगर यही कुछ वेस्ट में हो रहा होता या किसी ऐसी कंट्री में हो रहा होता जहाँ पर महिलाओं को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, सडनली एक ऐसी स्टोरी होती जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड बात कर रहा होता कि अरे औरत घर से बाहर निकल रही है, और 1-2 नहीं, हज़ारों महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कम्युनिटी में अब मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं इसके लिए 50+, 60+। ये अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन सडनली ये कोई नहीं जानता है। या बाहर वेस्ट में छोड़िए, दुनिया में छोड़िए, ये मुझे लगता है तमिलनाडु से बाहर दिल्ली में कोई नहीं जानता है कि वहाँ पर ये हो रहा है। और यहीं पर अगर एक महिला कुछ कर रही होती और उसने अगर समाज के लड़ के कुछ अचीव किया होता, तो सडनली वो एक बहुत बड़ी स्टोरी बन जाती। सो आई थिंक इट्स ऑन मीडिया ऑल्सो कि वो कौन सी चीज़ को दिखाती है और किस चीज़ को डिस्कस करती है, और हम किस चीज़ को वैल्यूएबल समझते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। सो आई थिंक ग्रामोत्सव, आई थिंक मैं इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा, और आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट पीपल ऑल्सो टू गो एंड चेक ग्रामोत्सवम से रिलेटेड जो भी मटीरियल आपको मिले, क्योंकि ये है एक वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रू स्टोरी, जो उस औरत को एम्पावर कर रही है जिसने अपनी ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी जी ली। अगर वो 60 साल की है और वो हैंडबॉल खेल रही हैं या वॉलीबॉल में अपनी बहू को चेयर कर रही हैं, और पति आके बोलता है कि आप खाना बना, मैं खाना बनाऊंगा, आप जाकर खेलो। आई थिंक अमेजिंग। सो फेक एलिगेशन से या एलिगेशन से फ़र्क पड़ता है, काम पे फ़र्क पड़ता है, काम पे फ़र्क पड़ता है। ईशा फाउंडेशन में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। तो कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं आप ब्रेन वॉश के लिए? हाँ, क्यों, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि 2 मंक्स हैं, 2 महिलाएं हैं जो ब्रह्मचारिणी हैं, और उनके पेरेंट्स का भी या उनकी तरफ से लोगों का ये कहना है कि आपने इनको बंधक बनाया है और ब्रेन वॉश किया है, आपने इनको यहाँ ज़बरदस्ती रखा है, और शायद इसी वजह से कुछ 150 से ज़्यादा पुलिस वाले आश्रम में आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, काफ़ी दिन तक वहाँ रहते हैं। तो ये तो हमको पता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ हमको बताइए कि पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं क्या आप लोग? ब्रेन वॉश, इस टॉपिक पे अच्छे से बात करते हैं क्योंकि ये बार बार आता है। ये मैं बहुत सालों से, मैं जब पहली बार प्रोग्राम के लिए गया तब से लेके आज तक ये सवाल बार बार आया है। मेरे परिवार वाले मुझे एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे। मेरा एक दोस्त है जो कि हार्वर्ड में पढ़ रहा था, अभी तो नहीं दोस्त, मतलब एक समय पे था, तो उसने भेजा था कि भाई, मैंने जब सदगुरु के बारे में कुछ लिखा था कि भाई तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है। अब फिर एक और शब्द यूज़ करते हैं कि कल्ट है,
ठीक है। तो ये दो शब्द बहुत आते हैं, ब्रेन वॉश और कल्ट। ठीक है। मुझे लगता है इन पे बात अच्छे से एक बार डिटेल में कर करना, सब जवाब सवाल सब, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना पूछ सकते हैं इस ब्रेन वॉश और कल्ट पे अच्छे से पूछिए। ठीक है। इस पे जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी एलिगेशन तो कोर्ट में है, आपने दे दिया कि ये फैक्ट है, उसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे, उनका एजेंडा है वो चलाएंगे, पर आप अपनी तरफ से सिर्फ आंसर दे सकते हो। ये ब्रेन वॉश और कल्ट जो है ना, ये आपके रोज़मर्रा की बातों का हिस्सा है, कि जानते हैं कोई कहीं पे भी यूज़ कर देगा कि अरे ये एक कल्ट का हिस्सा है, ये इनका ब्रेन वॉश हुआ है, और बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर अच्छे से बात की जाए। तो पहले जो दो माँ थी जिनके पेरेंट्स ने केस किया और कहा कि ये ब्रेन वॉश हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, क्योंकि वो केस जो था वो हेबस कॉर्पस का था, कि मिसिंग पर्सन का केस था, कि ये पर्सन मिसिंग है, ये बॉडी मिसिंग है, और कहा कि नहीं ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय आया वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। पर उसका डिटेल क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये फंडामेंटल क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलरली फीमेल मंक्स के केस में ही आया है। एक तरफ तो एज अ सोसाइटी हम कहते हैं कि वुमेन शुड हैव अ राइट टू चूज, मतलब वो जो भी करना चाहती है उसे करने मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, हाँ, मुझे माई राइट टू वेयर, माई राइट टू डू एनीथिंग, माई राइट टू डू एनीथिंग टिल द बाउंड्री इज ड्रॉन लाइक दिस। आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते, पर आप इस दायरे में आप जितना करना चाहें जो कर लें। सेम थिंग जब आप पहले भी बोल रहे थे अबाउट सदगुरु's डॉटर, एवरीवेयर इट्स अ सेम थिंग। आप एक तरह से वो पेट्रियार्कल माइंडसेट वापस लेकर आते हैं कि औरतों को पता नहीं है, फीमेल को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है? वो 2016 में केस हुआ था, जब दोनों माँ गई थी वापस। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें ज़बरदस्ती नहीं रखा गया, हम खुद अपनी मर्ज़ी से हैं। 2016 में डिसमिस हुआ, फिर आप दोबारा केस लेकर आते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपको ये देखना है कि दो लोगों को ब्रेन वॉश किया है या नहीं किया। पुलिस आती है, पुलिस ने मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन सबमिट की उसमें उन्होंने कुछ 550 और 560 लोगों के इंटरव्यू किए थे उन 3 दिनों में। ठीक है, जो 150 पुलिस वाले ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, तो उन्हें 560 के आसपास उनके इंटरव्यूज़ हैं, ये पता करने के लिए कि ब्रेन वॉश है या नहीं, और जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी उनको। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है पुलिस ने कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, किसी को ब्रेन वॉश नहीं किया गया, ब्रेन वॉश का कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, क्योंकि देखिए ब्रेन वॉश ऐसा टॉपिक है ना, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि ब्रेन वॉश पे इट्स सच अ सब्जेक्टिव थिंग। मैं आपको बताता कि मैं जैसे अभी एक साइकोलॉजिस्ट से मिला, और मेरे एक और दोस्त था हार्वर्ड, जिसने भी कहा ब्रेन वॉशिंग, तो एक और किसने बोला कि आप एक कांटेक्ट में डाला, और उसने बोला मुझे, मेरी प्रॉपर बात हुई साइकोलॉजिस्ट से, उसने कहा कि आपके साथ ब्रेन वॉश किया गया है। तो मैंने कहा कि मतलब आप मुझे समझाइए थोड़ा सा कि ब्रेन वॉश होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखिए आपको क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, आप किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो मैंने कहा पहले 20 साल मेरी एजुकेशन जो रही है, जो मुझे स्कूल में सिखाया गया, क्या वो ब्रेन वॉशिंग थी? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, वो तो सभी की एजुकेशन सिस्टम है। तो मैंने कहा लेकिन उसमें इतना कुछ सिखाया ना मुझे, और मैं उसी को क्रिटिकली अगर एनालाइज करूँ तो उसमें मुझे सिखाया कि कैसे मुझे चीज़ें इकट्ठी करनी है। मैं IIM में गया या फिर कहीं पे भी काम किया, सदगुरु एक इंसिडेंट बताते हैं जो कि थोड़ा वायरल भी हुआ था इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जानवर, अगर बंदर है और बहुत सारे केले इकट्ठे करने लग जाए और बोले कि ये सब केले मेरे हैं, इसको कोई नहीं हाथ लगाएगा, ये मेरा केला है, तो सब जानवर कहेंगे कि पागल हो गया। लेकिन अगर इंसान ऐसा करता है तो हम उसको फोर्ब्स की टॉप मोस्ट लिस्ट पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये इंसिडेंट है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपको पूरा कलेक्शन, होर्डिंग, घर बनाना है, घर के अंदर मुझे पैसा इकट्ठा करना है, बैंक अकाउंट में पैसा करना है, क्या ये किसी ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है? तो उनके पास ऐसा कुछ बहुत इम्प्रेसिव आंसर नहीं था। तो पर मेरा क्वेश्चन था कि, और फिर दूसरी बात ये थी, मैंने उनसे बोला कि अच्छा आप एक बात बताइए, आपने मुझे बोला है कि और आपको लगता है कि मुझे ब्रेन वॉश किया गया है, मैं ऐसा क्या कर दूं कि आपको लगे कि मैं ब्रेन वॉश नहीं हूं? बोले ऐसा मतलब अब आपने मुझ पे इल्ज़ाम ही लगा दिया, मैं कुछ भी बोलूँगा आप कहेंगे कि ये तो ब्रेन वॉश है। और मैं ऐसे कई डिस्कशन में रहा, मैं
बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और मैं समझाता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं नहीं तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो। तो मैं कुछ भी जवाब दूंगा ना, मैं ब्रेन वॉश ही रहूँगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, मेरे को समझ में आया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईशा में और या सदगुरु के साथ आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, काफ़ी इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। मैंने कहा कि ये बात तो सही है, और मैंने कहा सबसे पहले जिस व्यक्ति जिसका ब्रेन वॉश किया गया है वो सदगुरु खुद है, क्योंकि सदगुरु खुद ये मान के चल रहे हैं कि मुझे अपने लिए इकट्ठा नहीं करना है, मुझे सबका ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि देखिए कावेरी नदी जो है वो ख़त्म हो रही है, उसके लिए मुझे 242 करोड़ पेड़ लगाने हैं। अरे कौन इंसान कहता है 242 करोड़ पेड़ लगाने हैं, वो भी मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा, ये नदी ख़त्म हो रही है, रैली फॉर रिवर हो रहा है, आपको यहाँ से पॉलिसी बनवानी है, आप पूरे कंट्री में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, फिर आपका आता है कि क्या कहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन नहीं है, हाँ हम 10,000 बच्चों के लिए 10 स्कूल बनाएंगे, आपको फार्मर्स का ख्याल रखना है, आप 25 FPO बनाइए, और तो और प्रिजन प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब प्रिजन प्रोग्राम में ऐसा है कि वो जो लोग जब योगा प्रोग्राम में आते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हमें लगता नहीं था इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए ज़रा से भी करुणा या दया या कंपैशन रखता होगा हार्ट में, आप लोग यहाँ पर हमें योगा प्रोग्राम सिखाने क्यों आए हैं। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ 60 ईयर ओल्ड who was thinking of committing suicide, and he said because of your yoga program now my whole perspective of life has changed. लाइफ imprisonment में है। अगर ब्रेन वॉशिंग का मतलब ये है कि आप ये छोड़ते हैं कि मेरा क्या होगा पर मैं सबका ध्यान रखूंगा, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है। सदगुरु ब्रेन वॉश्ड हैं, सदगुरु के साथ सारे वॉलंटियर्स ब्रेन वॉश्ड हैं, मैं ब्रेन वॉश्ड हूँ। पर आप ये भी तो देखिए ब्रेन वॉश करके क्या, आपकी डेफिनेशन क्या है ब्रेन वॉश की? आपकी डेफिनेशन ऑफ ब्रेन वॉश ये है कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ क्या थॉट प्रोसेस है ये। दूसरा आपका जो वर्ड था जिसके बारे में बात करनी थी, जो मुझे लगता है कल्ट। सो कल्ट का मतलब, कल्ट का क्या डेफिनेशन है? मतलब जब कोई ये कहता है ईशा फाउंडेशन एक कल्ट है। हाँ, ये मेरा भी पहला ये सवाल था, क्योंकि क्या ना अभी कुछ स्टोरीज आने लगी हैं जो कि कोई कल्ट जो है ना, कल्ट इंडिया का शब्द नहीं है, कल्ट हमारे यहाँ से निकला नहीं है। कल्ट एक शब्द है जो बाहर से आया है। तो मैंने वही सोचना शुरू किया कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हर आदमी मेरे खुद कुछ बहुत कभी एक समय काफ़ी क्लोज रहे थे, उन्होंने ये बहुत स्ट्रांगली कहा गया कि आप एक कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, और अभी मैसेज है मेरे पास। तो मैंने पहले तो ये रिसर्च की कल्ट होता क्या है, क्योंकि हम तो हरियाणा से, हमने तो कल्ट शब्द कभी सुना नहीं था, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं सुना था। थोड़े समय पहले जब ये एलिगेशन आए तो पहले मुझे सर्च करना पड़ा कि कल्ट है क्या। तो मैंने लिटरल मीनिंग देखा कि फ्रेंच वर्ड है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, पर फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसका मतलब है वर्शिप। कल्चर से आता है उसका रूट वर्ड जो है। तो जो मुझे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी चीज़ की अगर वर्शिप करेंगे ना, या कोई भी एक ग्रुप है जो वर्शिप करता है, तो वो एक कल्ट है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप मंकी वर्शिपिंग कल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके। अगर आप नागा वर्शिप करते हैं तो आप स्नेक वर्शिपिंग कल्ट हो जाएंगे। अभी काउ वर्शिपिंग कल्ट तो वैसे ही बहुत पॉलिटिकल भी हो गया है। सो आप लोग सदगुरु वर्शिपिंग कल्ट हो। शिवा वर्शिपिंग कल्ट, सदगुरु वर्शिपिंग कल्ट, कुछ भी करके आपने, उनको प्रॉब्लम सदगुरु से नहीं है, मैं वही समझा रहा हूँ। वो समस्या जो है वो सदगुरु से दिक्कत नहीं है। जैसे उनमें से कोई, किसी ने नाम भी रख रखा है गुरु हंटर। ये नहीं है कि सदगुरु गलत है, उनको है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु ही नहीं चाहिए। ओके। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन ही नहीं चाहिए। अगर आप डिवोटी हैं, और आपको ये बहुत सटल है, आपको शायद यहाँ पे इंडिया में भी देखेंगे तो इंडिया में भी भक्त शब्द को बहुत नीचे देखने लगे हैं अभी। अगर आपको किसी को नीचा दिखाना होगा, ये बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ है, तो आप बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये भक्त है। आप भक्त वही शब्द है, आप राम भक्त हनुमान कहते थे, आपने बहुत ऊपर रखा था। अगर आपने हनुमान जिनको भगवान ही माना जाता है और उनको कहा है कि वो भक्त होते थे राम के, तो भक्त कितना ऊपर शब्द था। बिल्कुल। आपने कहा कृष्ण भक्त मीरा, ठीक है, किसी का भी आप उठाकर देखिए, भक्त प्रहलाद, एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल शब्द था जिसमें आप भक्ति की बात करते थे। आपने धीरे धीरे एक नैरेटिव सेट करना शुरू किया, और आपने जितने भी आप ही की कल्चर की जो बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, आपने उसी को नीचा दिखाना शुरू किया।
ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर शुरू हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आफ्टर योर कोर ऑफ कल्चर। सनातन जो कहते हैं ना, आप सनातन के पीछे हैं, आपको सनातन शब्द ही नहीं चाहिए, आपको भक्त शब्द नहीं चाहिए, आपको भक्ति नहीं चाहिए, आपको आश्रम नहीं चाहिए। अभी मेरे एक और पुराने लेफ्ट दिनों से एक मित्र हैं, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा और क्या लिखा, मेरे पास है फ़ोन में मैसेज, आपको दिखाऊंगा, कि आश्रम वेब सीरीज़ देख रहा था और सोच रहा था कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो आश्रम जैसी जगह पर जाते हैं। अब आपने एक वेब सीरीज़ बनाई जिसका नाम आपने रखा आश्रम, और आपने वहाँ पर दिखाया कि वहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, क्योंकि या तो कुछ लोग आपके ऊपर इतना प्रभाव डाल चुके कि आप खुद ही बिलीव कर रहे हैं कि हाँ यार आश्रम है तो आश्रम में तो गलत चीज़ें दिखाई जाएंगी ना। और ये नैरेटिव सेट करना क्या कहते हैं कि कई बार मैंने सुना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिएटिव लिबर्टीज़ हैं। मैंने मंटो, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं, थिएटर के दिनों में मंटो भी पढ़ा है कि मैं समाज को बदलने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं जो समाज में हो रहा है वही दिखाने के लिए लिखता हूँ। और ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि भाई मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं राइटर हूँ, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं समाज को बदलूँ। आप जिम्मेदारी लें या ना लें, लेकिन आपकी वजह से समाज पे प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब फार्मर सुसाइड पे रिसर्च करने गया था विदर्भा, तो मैंने जनरल रिसर्च करना शुरू किया कि सुसाइड क्यों होते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हुए, कभी भी कहाँ पे सुसाइड हुए हैं, तो मास सुसाइड्स, सिमिलर काइंड ऑफ सुसाइड कैसे हुए, कहाँ हुए। सोशियोलॉजी में एक टर्म है जिसका नाम है वर्दर इफेक्ट। 1775 में एक किताब आई थी, सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, और वो किताब 1774 या 1775 में आई थी, और उसके बाद अगले 25, 30, 40 साल वो किताब बैन रही। क्योंकि उस किताब में क्या होता है कि वर्दर एक व्यक्ति है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, वो ऑफिस आता है, अपना सूटकेस खोलता है, उसमें से रिवॉल्वर निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है। तकरीबन 20, 25, 30 और हो सकता है ज़्यादा भी अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों ने बिल्कुल ठीक वैसे सुसाइड कमिट किए थे। ओके। आपका लिटरेचर, आपकी फिल्म प्रभावित कर रही है लोगों को, आप माने या ना माने, आप जिम्मेदारी उठाएं या ना उठाएं। अगर आप एक आश्रम करके फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल ये एक नैरेटिव का हिस्सा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। चाहे आप कहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, बिल्कुल आप मत लीजिए, लेकिन उससे नैरेटिव सेट हो रहा है। और यही नैरेटिव की बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरे एलिगेशंस हैं, चाहे वो महाशिवरात्रि को लेके है, चाहे वो आश्रम को लेकर है, चाहे ये गुरु हंटर है, ये कुछ भी है, ये सब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, जिसमें कि मेरे ख्याल से कुछ हद तक certain people have been quite successful. They have been very effective also. इस बहुत एक पॉपुलर डायलॉग है कि अगर आप किसी का काम खराब नहीं कर सको तो नाम खराब कर दो। सो बट काम भी खराब होता है, जो आपने बोला कि इम्पैक्ट होता है। हाँ, काम लोग तो अगर किसी को डाउट आता है तो आपको लगता है वो क्लियर होना चाहिए, या लोग जल्दी मान लेते हैं कि गलती होगा? देखो, मेरे को ये लगता है कि छोटा सा मैं मतलब एक इससे रिलेटेड एग्जांपल दे लेता हूँ कि अगर एक साइकिल से जा रहा है या बाइक से जा रहा है और एक बड़ी गाड़ी से जा रहा है, और अगर दोनों की टक्कर हो जाती है, भले गलती बाइक वाले की है, लेकिन हमेशा लोग गाड़ी वाले को ज़्यादा कोसते हैं क्योंकि तू बड़ा है, तेरी गलती होगी। यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल, एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाकर अगर एक आश्रम को एक अनसेफ प्लेस बोलता है, कहता है कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग इस पर बिलीव कर लेंगे, वो अपने फैक्ट्स चेक नहीं करेंगे। देखो, पहला तो मेरा, और आप अगर कोर्ट में केस जीत भी जाओगे तो मीडिया उसको 5वें पन्ने पे छापेगी कि भाई आप जीत गए या आपके फेवर में फैसला आ गया। फिर वहाँ पर जिन लोगों ने केस किया है वो फिर वापस आके ये कहेंगे कि क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए मेरे साथ ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये एक एंडलेस सर्कल है कि इसमें आप कहाँ पहुँचते हो आप? नहीं, देखो, ये डेविड वर्सेस गोलियात वाली बात है कि जिसमें कि अगर आप बड़े हो, सपोज जैसे कि आज आपने एक एलिगेशन लगा दिया, या एलिगेशन नहीं भी लगाया, आपने सिंपल एक कॉन्फ्रेंस कर दी, एक यूट्यूब वीडियो निकाल दिया, जो कि सबसे आसान तरीका है, और कुछ भी कह दिया। अगर आप उनको बोलते हैं कि यार ये आपने गलत कहा, आप इस वीडियो को हटा लीजिए, तो आपको ये दिखाया जाएगा कि देखिए आप अपना पावर यूज़ करके
इस वीडियो को नीचे करवा रहे हैं, अगर आप उनको कुछ नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है इन्होंने वीडियो डाल दिया कोई बात नहीं, तो सारे बोलते हैं कि हाँ सच ही होगा, तभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ। तो हमेशा ये एक बैटल तो चलती रहती है कि कैसे हैंडल किया जाए। एक मानना है कि जो भी यूट्यूबर हैं मतलब, और चाहे वो डिट्रैक्टर्स रहे हैं चाहे वो फेवर में कहते रहे हैं, कि आप एक बार खुद देखिए तो सही कि क्या कह रहे हैं। खुद एक बार थोड़ी इन्वेस्टिगेशन सही में कर लीजिए। आप आकर वहाँ पर आप रहिए, मैं तो ओपन ऑफर है कि आप आश्रम आइए, 3 दिन आइए, ओपन उससे आइए और सब एक्टिविटीज़ में चलते हैं। मैं आपके साथ फील्ड में चलेंगे जहाँ पर कि आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब होता है 40 डिग्री के टेम्परेचर में अगर एक वॉलंटियर जाता है और फार्मर्स को कन्विंस करता है कि उन्हें कैसे सैपलिंग लगाने हैं। वो समझेगा कि जो 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, उनको क्या सिखाया जाता है। वो समझेगा ग्रामोत्सव के लिए अगर आपको गाँव-गाँव जाकर आपको कन्विंस करना पड़ता है कि टीम बनाई जाए और खेला जाए, क्या होता है। आप चलिए हमारे साथ 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन रहिए। तो सभी यूट्यूबर को कि आपको एक फैब्रिकेटेड या आपको एक झूठी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई और आपने उसके ऊपर इतना बड़ा वीडियो बनाया, ठीक है आपने बनाया, आप इस पे भी बनाइए ना। आपने ये थोड़ी कहा था कि मैं सिर्फ जो नेगेटिव है वही दिखाऊंगा, अगर कुछ पॉजिटिव है तो आप वो भी दिखा दीजिए, देख लेते हैं। और उसके लिए तो आपको फैक्ट दे रहा हूँ, मैं डेटा दे रहा हूँ, आपको वहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, जो देखने वाले हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो भी बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या इंटेंशन हो सकती है। इतना जल्दी विश्वास मत करिए, इतना जल्दी क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पे इल्ज़ाम है कि ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ से आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही हो। फेयर इनफ। चलते चलते मैं मिरेकल ऑफ माइंड की बात करूंगा। मैं मस्त ऐप बनाया आप लोगों ने। कितने हो गए डाउनलोड्स अभी? अभी 2.3 मिलियन डाउनलोड्स हैं उसके तो अभी। उसमें कहा जा रहा है 7 मिनट का योगा अब दुनिया में हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ये ऐप उनकी मदद करेगा। पर 7 मिनट के योगा से होगा? सदगुरु क्या कहते हैं इस पे? 7 मिनट के योगा से देखिए या 7 मिनट के योगा से एटलीस्ट शुरू तो होगा। मिनिमम, हाँ, ये ज़्यादा, पर बहुत पावरफुल ऐप, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। मैं कर रहा हूँ जब से भी लॉन्च हुआ है उसके बाद भी, और बहुत सारे लोग, आप उसके अगर कमेंट्स देखेंगे तो जहाँ पर एक नैरेटिव है कि 10,000 कदम आप रोज़ लेते हैं और वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर एक ये नैरेटिव कि 7 मिनट रोज़ आप ध्यान को तो दीजिए। वाह, वंडरफुल। 7 मिनट तो एटलीस्ट आप अपने लिए निकाल सकते हैं। हाँ, ये बहुत सही है। आई थिंक ये समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी बहुत सही है कि एक तरफ आप 10,000 स्टेप्स को अपना बेंचमार्क बना चुके हैं, तो क्यों नहीं 7 मिनट्स को आप मेंटल वेलबींग के लिए बेंचमार्क बनाएं। ये वाह, 7 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 7 थला फॉर अ रीजन। 7 थला फॉर अ रीजन क्या है मुझे स्वामी है नहीं ना सोशल मीडिया पे भी, इनको पता नहीं है ना धोनी के फैंस क्या बोलेंगे इसको। अच्छा। So, धोनी का नंबर 7 है, हाँ, ये तो वो हर चीज को 7 से जोड़ के बोल देते हैं कि थला फॉर अ रीजन। थला धोनी को बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ धोनी। अच्छा, चलो ऐसे ही मान लो। चलिए, हाँ, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, पर बिल्कुल मतलब एंड आई थिंक यू शुड शेयर दैट। जो भी फैंस है मिरेकल ऑफ माइंड्स, ये ऐप को धोनी के साथ भी टैग करके शेयर करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए 7 मिनट्स ही करना है। सो यस, तो सो इम्पॉर्टेंट आई थिंक। और सेव सॉइल के बारे में मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जा रहा है और अभी सेव सॉइल पे क्या हो रहा है? बिकॉज इस प्रोजेक्ट ने और सदगुरु की इस भयंकर ड्राइव ने, जहाँ पर कुछ वीडियोस तो मैंने देखे कि वो खांस रहे हैं और मुंह से धूल निकल रहा है, और वो एक बहुत ही ऐसा एक अटेम्प्ट था जो शायद एक व्यक्ति की जान ले लेगा। एक यंगस्टर भी वो करने से करता है। लोग स्पीति वैली जाते हैं तो इसे प्रिपेयर करके जाते हैं, ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो एक टफ टेरेन है। बट यहाँ पर एक व्यक्ति शुरू होता है, दुनिया के अलग अलग देशों में, कॉन्टिनेंट्स में जाता है और सॉइल के लिए इतना लोगों को अवेयर करता है। तो क्विकली वो जर्नी मैं एक बार समझना चाहूँगा कि उसमें क्या हुआ और अब वो प्रोजेक्ट कहाँ पर पहुँच रहा है, सेव सॉइल में भी कर क्या रहे हैं आप? सदगुरु ने जब सेव सॉइल शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि मैं यूके से बाइक पे इंडिया तक आऊँगा, और इंडिया ही नहीं, आप पूरा इंडिया कवर करके कोयम्बटूर आश्रम तक आऊँगा, तो हमें तब भी लग रहा था कि सदगुरु थोड़ा ज़्यादा है। मतलब 30,000 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, और मन में चिंता भी काफ़ी थी। और सदगुरु क्या है ना, सदगुरु इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज वर्ड्स, पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि सदगुरु हैं तो कर लेंगे, मतलब मैं कि सदगुरु हैं तो कर ही लेंगे, हो जाएगा।
दो दिन पहले जब सेफ सॉइल की यात्रा शुरू होनी थी, उससे पहले सदगुरु होम स्कूल आए थे। और सदगुरु जब कुछ कहते हैं ना, मतलब तो ही मीन्स इट, इट्स नॉट लाइक ही सिंपली सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, तो मैं शायद रैली फॉर रिवर्स में उनसे बात कर रहे थे और बोल रहे थे सदगुरु अगर ये नहीं हुआ तो, बोले क्यों नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा सोच ही क्यों रहे हो, हमें देखना हाउ टू डू इट। अगर आप इनर इंजीनियरिंग में हैं तो लोग पूछते हैं कि सदगुरु आपने बोला है कि ये रोज़ इसको 21 मिनट करिए, अगर नहीं हुआ तो, बोलते हैं कि क्यों नहीं होगा, तुम ये सोचो ना कैसे करना है, बजाय ये कहने के कि नहीं होगा। सेफ सॉइल में पहली बार सदगुरु का सेशन था स्टूडेंट्स के साथ। जस्ट बिफोर लिविंग, जस्ट बिफोर एंडिंग, सदगुरु ने एक बात कही जो मुझे बहुत हिट की। उन्होंने कहा कि इफ़ आई डोंट कंप्लीट दिस जर्नी, यू मस्ट कंप्लीट इट। और तब मुझे हिट हुआ कि इवन सदगुरु इज़ नॉट श्योर कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही हैज़ टेकन अ वेरी हरक्यूलियन टास्क ऑफ राइडिंग 30,000 किलोमीटर एट दिस एज, विच वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग। और ये हमने देखा, मतलब मैं तो इंडिया लेग में जुड़ा था सदगुरु से, जो पूरा सऊदी वाला और मिडल ईस्ट वाला जर्नी था, जहाँ पर कि क्या गया, आपका टेम्परेचर 48-49 डिग्रीज़ हैं और धूल बहुत उड़ रही है। आप जब भी सांस लेते हैं, अगर आप उसको बंद रखते हैं तो बहुत पसीना आ रहा है, आप खोलते हैं तो धूल जा रही है अंदर। आपने पता नहीं वीडियोस देखे नहीं देखे, जो ड्राइव कर रहे हैं सबके सब एयर कंडीशन में हैं, फिर भी सबको पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसमें जब सदगुरु पहुँचे, जब वो मिडल ईस्ट वाला लेग ख़त्म हुआ, तो he had inhaled so much of sand that he could not speak. If he speaks and he starts coughing, he will throw out sand. That was the situation. He got fever. जब वो इंडिया में उतरे थे जामनगर में, फर्स्ट थिंग जो भी डॉक्टर या वो थे, उन्होंने कहा था कि अभी बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया है, अभी ऑलरेडी आई थिंक मेरे ख्याल से अराउंड 18-20,000 वॉज डन, और अभी आगे रहने देते हैं। ठीक है। These discussions were on. सदगुरु said no. He said no, I'll do it. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत seeing him like that was very difficult for me. करेक्ट। Personally. अब वो प्रोजेक्ट में सेफ सॉइल कहाँ पर है? क्या पॉलिसी मेकिंग में सेफ सॉइल का इम्पैक्ट आ रहा है? आप बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे, और एक ग्लोबल लेवल पे आप एक ग्लोबल लेवल पे, इंडिया में ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, एवरीबडी नोटिसेस। देखो हर आदमी कहता है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक आदमी है जो कहता है और बोलता है कि देखिए इसकी अवेयरनेस के लिए मैं अपनी लाइफ रिस्क पे लगाने को तैयार हूँ। सेम टू सेम मैं मिरेकल ऑफ माइंड में भी आऊँगा, पर सेफ सॉइल में एकदम वही है कि आई एम रिस्किंग माई लाइफ बिकॉज आई नो दैट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी ऑन द प्लैनेट। और आई थिंक हम लोग के लिए भी सॉइल को समझना बहुत सारे रीजंस है, बट सबसे उससे पहले इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आपको मिट्टी में ही मिल जाना है तो अपने फाइनल घर के लिए अच्छा तैयारी करके जाओ ना। मिट्टी तो सही रखो। सेम टू सेम थिंग, आई मीन सेफ सॉइल पे बहुत काम हो रहा है, इसीलिए मतलब पॉलिसी लेवल, अभी कॉप जो हुआ था उसके अंदर सॉयल अ सुपरस्टार करके थीम था, जबकि उससे पहले वाले कॉप के अंदर डिस्कशन ही नहीं था। आपके रतन लाल जो साइंटिस्ट हैं, मतलब लास्ट गवर्नमेंट के एडवाइज़र थे, ही सेड दैट सदगुरु आपने जो सॉइल के लिए किया है वो मेरे पिछले 40 साल के काम में नहीं कर पाया, इतनी अवेयरनेस आपने ला कर दी है सॉइल को लिए। तो सॉइल पॉलिसीज़ पे सब जगह पे काम शुरू हो चुका है। सेम टू सेम आप देखेंगे मिरेकल ऑफ माइंड, मैं वही आपको बता रहा था कि जो सदगुरु का ये लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन वॉश है या फिर कल्ट लीडर है, आपको लीडरशिप क्वालिटी बताता हूँ मैं यहाँ पे सदगुरु के साथ। सदगुरु का अभी लास्ट ईयर आपने शायद देखा होगा, महाशिवरात्रि के बाद that एक सर्जरी हुई थी। he underwent that surgery. His vision is everybody on the planet should have one spiritual process with him. एक मेडिटेशन टेक्निक उनको मिलनी चाहिए, जो कि मिरेकल ऑफ माइंड का इनिशिएटिव है जिस पे बात की। सदगुरु सर्जरी से जस्ट वापस आए हैं, रेस्ट करने के लिए बोला है, और हम लोग को बोला था मिरेकल ऑफ माइंड पे थोड़ा आप काम करिए, मैं उस पर देख रहा था। सदगुरु बुलाते हैं उस सब के बीच में, जब वो सर्जरी से जस्ट आए हैं पहली सर्जरी के बाद, कि मिरेकल ऑफ माइंड पे बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बना के आपको अप्रूवल लेना है। 4 घंटे हमारी डिस्कशन है सदगुरु से, हम लोग बात कर रहे हैं, हर पॉइंट पे उनका इनपुट आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि अरे सदगुरु तो एकदम ठीक हो गए। आपको तब पता चलता है जब मीटिंग के बाद सदगुरु खड़े होते हैं एंड ही इज़ होल्डिंग अ स्टिक एंड वॉकिंग, एंड यू नो
दिस पर्सन जस्ट सैट फॉर 4 hours टू डिस्कस एवरी डिटेल ऑफ मिरेकल ऑफ माइंड। राइट। मिरेकल ऑफ माइंड का लॉन्च है, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। 26 को, अभी फरवरी को मिरेकल ऑफ माइंड लॉन्च हुआ है। 24 फरवरी को मैंने सदगुरु से, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि टीम की तरफ से, सदगुरु आपको एक बार डेमो दिखाना है, हमने पूरा का पूरा एप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, आपको एक बार डेमो दिखा देते हैं। 22 को कोशिश की, 23 को कोशिश की, 24 को समय मिला। सदगुरु ने बोला कि ठीक है आओ एक बार दिखते हैं कि है। सदगुरु ने देखा मेडिटेशन है, मेडिटेशन पूरा कंप्लीट है, बहुत अच्छा है। ही प्रेसेस नेक्स्ट, एक वीडियो आना चाहिए, जो वीडियो नहीं आता है, वो ब्लैंक है। तो सदगुरु बोले वीडियो नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा सदगुरु डेमो के लिए तो हमने प्रिपेयर किया था, शायद इस फ़ोन में प्रॉब्लम होगी, दूसरे फ़ोन में करते हैं। दूसरे फ़ोन में किया, फिर मेडिटेशन है 7 मिनट का, सदगुरु वेट्स फॉर होल 7 मिनट, अगला वीडियो फिर नहीं आता है। तीसरे फ़ोन पे ट्राई किया, तीसरे में भी नहीं आता है। सदगुरु बोलते हैं कि स्वामी, नॉर्मली डेमोज वर्क, प्रोडक्ट्स डोंट वर्क। इन दिस केस डेमो इटसेल्फ डिडंट वर्क। कोई डांट नहीं है, सिर्फ एक लाइन बोली उन्होंने। और मैं स्माइल करके सदगुरु को बोलता हूँ, सदगुरु ट्रस्ट मी, इन आर केस इट्स ऑपोजिट, डेमो डिडंट वर्क बट आई एश्योर यू प्रोडक्ट विल वर्क। ठीक है। ठीक है, इस पे हमारी बात खत्म होती है। उन्होंने बस ये बोला, स्वामी प्लीज मेक श्योर प्रोडक्ट वर्क। आफ्टर दैट ही डिड नॉट आस्क वंस व्हाट मिस्टेक हैपन, व्हाई डिड यू डू इट, यू केम फॉर डेमो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ही नोज दैट कि अगर हमारा डेमो नहीं चला है, हमें कितना खराब लगा होगा कि हम सदगुरु को फाइनल डेमो देने गए हैं और उन्होंने लॉन्च तक, जो कि 26 की रात को लॉन्च है, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं देखा, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। दिस इज़ द ट्रस्ट ही हैज़ इन पीपल, दिस इज़ हाउ दिस होल मूवमेंट वर्क। दिस मूवमेंट रन्स ऑन इंस्पिरेशन, दिस मूवमेंट रन ऑन कमिटमेंट, दिस मूवमेंट रन्स ऑन लव फॉर सदगुरु एज वेल एज लव फॉर एवरीबडी एल्स। ये मूवमेंट ऐसे ही नहीं, लोग कहते हैं कि आपने बहका दिया सदगुरु से, लोगों को डर लगता है। ठीक है, ये 5-6 उल्टे सीधी लोग हैं जो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। थैंक यू स्वामी सुखदा। आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन के बाद ये पहला पॉडकास्ट आई थिंक ईशा फाउंडेशन के किसी मंक के साथ मेरा, और इस पॉडकास्ट के बाद एक चीज़ जो क्लियर हो गई कि आप लोग ना बहुत ढीठ हो। क्यों? क्योंकि एक तरफ इतना एलिगेशन भी है, फिर भी आप लोग का स्माइल भी है, फिर आप लोग मिरेकल ऑफ माइंड, सेव सॉइल, कावेरी कॉलिंग, रैली फॉर रिवर्स, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो एक तरफ आप जो अटैक आ रहा है उससे आप लोग उसको टैकल भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप लोग एंड सदगुरु पर्टिकुलरली ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए और लोगों के वेलबींग के लिए लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं, पर अगली बार के लिए रखते हैं। गाइस प्लीज़, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको भेजिएगा। कोई ऐसी बेसलेस एलिगेशन जो आपने कभी सुनी और आपको लगता है कि अगली बार उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हैं, और आई थिंक पब्लिक फोरम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप ढूंढने के इच्छुक हो, सच जानना चाहते हो, तो आपको मिल जाएंगी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एक लिंक है, स्लैंडर्स एंड सब्सटेंस करके वेबसाइट, ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे होम पेज पे ही एकदम राइट साइड पे आप देखेंगे तो स्लैंडर्स एंड सब्सटेंस करके है, जिसमें कि जितने एलिगेशंस हैं, परफेक्ट, उसमें हर एक का डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ कि ये रिप्लाई है, आप एक बार देख लीजिएगा बेस्ट है, बिलीव करने से पहले। करेक्ट। सो आई थिंक लोगों को डाउनलोड कर लेना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अगर कहीं से कोई एलिगेशन आपको दिखे तो फट से वो मारो, पट से हेडशॉट, तो आपको वो दोगे तो आई थिंक उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी। और ऑफकोर्स आपको यहाँ पे वॉरियर बनने को नहीं कहा जा रहा है, बट आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी जो शायद ईशा फाउंडेशन ने और सदगुरु ने क्रिएट की हुई है। क्योंकि आपने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा और उसमें आपको कोई डाउट आ गया, फिर आप रुक गए और आपने उस डाउट को ही सही मान लिया और आपने अपनी खोज नहीं की। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। और स्वामी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आगे भी आपको इन्वाइट करेंगे अगर आप आते हैं तो, क्योंकि बहुत कोशिश करके मैंने यहाँ पर इनको खींच कर लाया और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आते हैं, बात करते हैं ईशा फाउंडेशन के ऊपर जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं, या आपकी जर्नी क्या रही है, और अभी और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सदगुरु के विजन के बारे में भी। तो होपफुली इसमें हमको थोड़ा बहुत जानने को मिला, आगे भी जानेंगे। एंड थैंक यू रौनक भाई, और एक बार नमस्कारम। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।